नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आज मैं लेके आ गया हूं अपने संकल्प बैच का क्लास नंबर 03। ये जो बैच है ये सिर्फ बैच नहीं है, एक संकल्प है कि आपका रिजल्ट निकाल के ही दम लेंगे। आज हमारा जो लेक्चर नंबर 03 है, आज के लेक्चर से पिछले 2020 से लेकर 2024 के बीच में 52 क्वेश्चन बनाए गए हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हो, आज की सिर्फ क्लास से 52 क्वेश्चन बनाए गए जो आज की क्लास में मैं कवर करने वाला हूँ। मैं आगे चलूँ इस क्लास को और डिटेल में पढ़ाने के लिए, आज की क्लास का कंटेंट कवर करो उसके पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, क्योंकि आज क्लास नंबर 3 है हमारा, तो हर रोज़ मैं इन्फॉर्म करता चलूँगा कि क्या हमने पूरा कर लिया। हमने नाउन की जो क्लास है वो पूरा कर ली है। इस नाउन की क्लास में मैंने 120 क्वेश्चन आपको पढ़ाया है और ये पूरी तरीके से चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है संकल्प बैच की, उसमें जाके आप ये दोनों क्लास देख सकते हो। दोनों क्लास जरूर देख लीजिएगा। आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं प्रीपोजिशन का। अगर मैं प्रीपोजिशन की बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आज की जो क्लास पढ़ाने वाला हूँ, आज की क्लास से, इसमें टोटल 3 क्लास लेने वाला हूँ। आज की क्लास से जो है 52 क्वेश्चन पूछे गए हैं और आज मैं कवर करने वाला हूँ फ्रेजल वर्ब। अगर मैं फ्रेजल वर्ब की बात करूं तो फ्रेजल वर्ब से सिर्फ स्पॉट द एरर के सेक्शन में, स्पॉट द एरर के सेक्शन में 2020 से 2024 के बीच में 52 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज की पूरी क्लास में मैं उन 52 क्वेश्चंस को कवर करूंगा, साथ में वो फ्रेजल वर्ब जिस पे पूछे गए हैं और उन फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड और बहुत सारा जो एरिया है जो आपको कवर करना चाहिए, उन सब चीज़ों का डिस्कशन करूंगा। ये क्लास मैंने इस वजह से चुना है कि मैं पहले फ्रेजल वर्ब डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि फ्रेजल वर्ब याद करने में टाइम लगता है, उसे 2-3 बार रिवाइज करना पड़ता है और ये दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं, मतलब दूसरे चैप्टरों पे डिपेंड नहीं है। तो इस क्लास को अगर मैं पहले आपको पढ़ा दूं तो आपको एग्जाम तक इसे रिवीजन करने में मदद मिलेगा। तो जो प्रीपोजिशन का चैप्टर है वो मैं 3 लेक्चर बीच बीच में डिलीवर करूंगा, ताकि आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाए इसको रिवाइज करने के लिए। और प्रीपोजिशन का जो हिस्सा किसी दूसरे चैप्टर पे डिपेंडेंट है वो उसी सिंक में पढ़ाऊंगा, जो डिपेंडेंट नहीं है वो मैं बीच में कराता रहूंगा। जैसे वो कैब आपकी किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है तो जो वो कैब की क्लासेस है वो हफ्ते में 2-3 डिलीवर करता रहूंगा, ताकि आप साथ में वो कैब याद करते हुए चलो, ताकि जब भी आपका 31 जुलाई को मैं सिलेबस खत्म करूं तब तक सब कुछ आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाए। तो आज हम फ्रेजल वर्ब कवर करेंगे, लेक्चर नंबर 3 है। जिन बच्चों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कर ले। ये जो आपकी क्लास है ये क्लास आपको मिलती है 3 बजे और इसकी पीडीएफ 3:15 पर, 3:15 पे एग्जैक्टली इसी सेम टाइम पे हमारी टीम आपको अच्छी तरीके से बना के आपको क्या करती है, जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देती है। अब टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा और जो कमेंट होता है वहां पे भी पिन होता है। दोनों में से किसी जगह से आप लिंक को इस्तेमाल करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। माई पाठशाला के नाम से होगा। सबसे पहले मैं आपको पीडीएफ दिखाना चाहूंगा कि जो हमारी पीडीएफ है वो पीडीएफ किस तरीके की है। ये है हमारी पीडीएफ जो फ्रेजल वर्ब्स की है। फ्रेजल वर्ब में मैंने पूरा बहुत मेहनत किया, मतलब मैंने, मेरी टीम ने मिलकर खूब अच्छी तरीके से मेहनत किया। जैसे जो फ्रेजल वर्ब पूछे गए हैं वो फ्रेजल वर्ब मैंने यहाँ पे आपको पहले फ्रेजल वर्ब जितने टाइप के फ्रेजल वर्ब हो सकते हैं उससे रिलेटेड वो सारा कवर किया है। साथ में उसी के नीचे मैंने क्वेश्चन कवर किया गया है कि 2024 में एसएससी स्टेनोग्राफर में क्वेश्चन आया हुआ है। फिर मैं बात करूं जैसे हैंड से पूछा गया इस वर्ब पे, जैसे हैंड ओवर हो गया, हैंड इन हो गया, हैंड आउट हो गया, हैंड डाउन हो गया, इस पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इसके साथ कवर किया है। इस तरीके से टोटल 52 क्वेश्चन, उससे रिलेटेड सारी की सारी जो चीजें वो मैंने सारा कुछ कवर कर दिया। मैंने हाईलाइट भी कर दिया गया है 2024 में कौन कौन से पूछे गए हैं, और जो हाईलाइटेड नहीं है वो 2024 में या 2020 से लेकर 2024 के बीच में स्पॉट द एरर के सेक्शन में नहीं पूछे गए हैं। इस सीट से या इस क्लास से जो हम कवर कर रहे हैं वो 52 क्वेश्चन जो आपके 2020 से लेकर 2024 तक बनाए वो कवर कर रहे हैं। इस वीडियो को आप देखना चाहो तो इस वीडियो को आप देख सकते हो, अगर इस वीडियो को स्किप करना चाहो तो आप स्किप कर सकते हो। इस वीडियो को अगर 1.25x पे लगा के देखना चाहो तो 1.25x पे लगा के देख लो। लेकिन अगर एक बार वीडियो सुन लोगे तो फ्रेजल वर्ब याद करना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि हम कुछ चीज़ें समझाते हैं जो आपको याद रह जाती है। वैसे मैंने सब कुछ अच्छी तरीके से इस पीडीएफ में बना दिया। इस पीडीएफ को जो है आप क्या कर सकते हो, इसको डाउनलोड करके घर पर बैठ के रिवाइज कर सकते हो एक बार वीडियो को सुनने के बाद। तो चलो फटाफट चलते हैं आज की क्लास में। अपन जो है आज की क्लास में कवर करते हैं। मैं फिर से बता दूं, एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के बहुत काम आएगी जो है, इस वजह से मैं बार बार अपनी कुछ बातें रिपीट करता रहता हूँ। 2020 से 2024 के सारे क्वेश्चन को कवर किया है और ना ही मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं, मैं सारी जितनी फ्रेजल वर्ब्स हैं, रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स है, सब कवर करूंगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आया था आपके एसएससी स्टेनोग्राफर में, क्वेश्चन आया था द पुलिस आर सर्चिंग अबाउट द मिसिंग ज्वेलरी। जो पुलिस है वो ढूंढ रही है मिसिंग ज्वेलरी को, तो जो पुलिस सर्च करती है तो सर्च के साथ हम अबाउट नहीं लगाते, सर्च के साथ हम जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं फॉर। सर्च फॉर का मतलब होता है ढूंढना। तो ये क्वेश्चन आया था
ये एक ऐसा कॉमन फ्रेज है जो सबको याद रहता है और अक्सर करके हम इस्तेमाल करते रहते हैं। सर्च अबाउट समथिंग, ऐसा लगता है कि हाँ हो सकता है किसी के बारे में ढूंढ रहे हैं, किसी के बारे में तलाश रहे हैं। ध्यान रखिएगा, सर्च अपने साथ जो प्रीपोजिशन लेता है वो सर्च अपने साथ प्रीपोजिशन फॉर लेता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करो, जॉन इज रियली गुड इन प्लेइंग द पियानो। जब हम बात करते हैं गुड, जब आप किसी चीज में अच्छे हो, किसी चीज में निपुण होते हो, तो गुड के साथ जो हम प्रीपोजिशन लेते हैं वो होता है आपका एट, ना कि इन। तो यहां पे क्या होना चाहिए, इन नहीं होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए एट। समझ में आया? अगला जरा ध्यान से देखो, अब थोड़ा डिटेल चलेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारा, इनसे रिलेटेड बहुत सारे वो नहीं थे, क्या कहते हैं कि और फ्रेजल वर्ब्स नहीं थे, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारे, इस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे और फ्रेजल वर्ब्स हैं जो आपको पढ़ना चाहिए। जैसे लिखा है, मिस्ट्रेस प्रेमलता आस्क्ड मालिनी टू हैंड डाउन ऑल द पेमेंट स्लिप। जो हैंड डाउन लिखा हुआ है, क्या ये सही है या नहीं सही है? अगर हैंड डाउन सही नहीं है तो और क्या हो सकता है, इससे रिलेटेड और कितने फ्रेजल वर्ब है? तो आपको हैंड ओवर, हैंड इन, हैंड आउट, हैंड डाउन, सबके मतलब पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हैंड ओवर। जब आप हैंड ओवर कोई चीज करते हो, इसका मतलब है अपनी कंट्रोल या अपनी जिम्मेदारी वो हैंड ओवर करते हो। किसी पोस्ट पे बैठे हो, किसी पोजीशन पे बैठे हो, आप जॉब स्विच कर रहे हो, आप उसे छोड़ रहे हो, तो आप क्या काम करते हो कि अपनी जो जॉब की पोजीशन है वो क्या काम करते हो, किसी को हैंड ओवर करते हो। तो हैंड ओवर का मतलब है कंट्रोल या जिम्मेदारी को सौंपना। ये आपके एग्जाम में आता है, 2020 से लेकर 2024 के बीच में नहीं पूछा गया स्पॉट द एरर के सेक्शन में, पर बच्चा पूछा जा सकता है। अगर हम हैंड ओवर की बात करें तो सारे के सारे बच्चा लोग हैंड ओवर को अच्छी तरीके से याद रख ले, हैंड ओवर भूलेगा तो नहीं। हैंड ओवर किसी चीज को ओवर करना, मतलब अपने से उठा के किसी और को देना। एग्जाम्पल समझना चाहो, द थीफ वॉज हैंडेड ओवर टू द पुलिस। मान लो मेरे पास जो है पुलिस मैंने पकड़ लिया था, अब हमारी जिम्मेदारी में नहीं, अब वो जो मैंने पुलिस पकड़ लिया वो मैंने क्या काम कर दिया, हैंड ओवर कर दिया। अगला है हैंड इन। हैंड इन का मतलब होता है सबमिट करना। प्लीज हैंड इन योर असाइनमेंट, जैसे असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो या कुछ और चीज सबमिट कर रहे हो तो हैंड इन करते हो। तो हैंड इन का मतलब क्या होता है, सबमिट करना। अगला है हैंड आउट। हैंड आउट का मतलब होता है बांटना या वितरित करना। हैंड आउट का मतलब होता है बांटना या वितरित करना। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि मिस्ट्रेस प्रेमलता ने मालिनी से कहा कि हैंड डाउन ऑल द पेमेंट स्लिप। पेमेंट स्लिप जो है दे दो, बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो यहां पे जो होगा हैंड डाउन नहीं होगा, यहां क्या होगा, हैंड आउट होगा। यहां पे बांटने का और देने का बात हो रही कि पेमेंट स्लिप दे दो, पेमेंट स्लिप बांट दो जिसको जिसको देना है। पर हैंड डाउन की बात करें तो हैंड डाउन होता है जब पीढ़ी दर पीढ़ी की कोई चीज ट्रांसफर की जाती है तो आप हैंड डाउन करते हो। बात समझ में आई? हैंड डाउन का मतलब क्या होता है, जब पीढ़ी दर पीढ़ी किसी चीज को ट्रांसफर करते हो तो उसके लिए हैंड डाउन का इस्तेमाल होता है। जैसे दिस नेकलेस वाज हैंडेड डाउन फ्रॉम माय ग्रैंड मदर। ये जो नेकलेस है मेरी ग्रैंड मदर से हैंडेड डाउन की गई है। हैंडेड डाउन की गई है मतलब मेरी ग्रैंड मदर से ट्रांसफर की गई। तो जब जनरेशन में ट्रांसफर करते हो तब आप हैंड डाउन का इस्तेमाल करते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे फ्रेज आपको याद रहेंगे, चाहे हैंड ओवर की बात करें। हैंड ओवर अगर ऐसे याद करना चाहो तो हैंड ओवर का मतलब है कि चार्ज देना, अपनी जिम्मेदारी सौंपना। हैंड इन करने का मतलब है असाइनमेंट देना जो है। और हैंड आउट की अगर बात करें तो वितरित करना या बांटना हो गया। और हैंड डाउन का मतलब हो गया कि पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर। याद रह जाएगा, दोबारा रिवाइज करा दो। देखो जो चीज है वो इस क्लास में आपको रिवाइज हो जानी चाहिए, इस क्लास में याद भी हो जाना चाहिए, और इस क्लास के बाद दोबारा इसको शायद ही एक दो बार पढ़ना पड़े तो पढ़ना पड़े, अदरवाइज ये जुबान पे आपके रट जाना चाहिए। चार के चारों चाहो तो आप मेरे साथ याद कर लो। सबसे पहला क्या है, हैंड ओवर। हैंड ओवर का मतलब चार्ज आप हैंड ओवर करते हो, कंट्रोल आप हैंड ओवर करते हो। हैंड इन असाइनमेंट हैंड इन करते हो जो है। हैंड आउट की बात करें तो हम वितरित करते हैं या बांटते हैं। और हैंड डाउन का मतलब क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम किसी चीज को ट्रांसफर करते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये फ्रेजल वर्ब आपको अच्छे से आज की क्लास के बाद याद रह जाएगा। जरा ध्यान से देखो अगले क्वेश्चन की तरफ। 2024 एमटीएस में पूछा गया, ही विल हैव टू नकल अप रियली सीरियसली इफ ही वांट्स टू ग्रेस द अपकमिंग डील। नकल डाउन एक शब्द होता है और एक नकल अंडर होता है। जब नकल अंडर होता है तो किसी के दबाव में क्या होता है, किसी के दबाव में झुक जाते हो। जब आप नकल अंडर होते हो तो ही नकल अंडर प्रेशर फ्रॉम हिज फैमिली। वो नकल अंडर प्रेशर हो गया है, मतलब वो अपने फैमिली के परिवार के दबाव में टूट गया है, नकल अंडर हो गया है, दबाव में झुक गया है। तो नकल अंडर का इस्तेमाल ऐसे करते हैं। नकल डाउन का मतलब होता है पूरी गंभीरता से काम में लग जाना। नकल डाउन का मतलब होता है पूरी गंभीरता से काम में लग जाना। जब इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो, ही विल हैव टू नकल अप, यहां इस्तेमाल क्या किया है, नकल अप। नकल अप के दो फ्रेज इस्तेमाल होते हैं, एक नकल डाउन होता है, एक नकल अंडर होता है। यही दो फ्रेज याद रखना। नकल डाउन, नकल अंडर का मतलब होता है दबाव में झुक जाना या दब जाना, या फिर नकल डाउन। नकल डाउन का मतलब पूरी गंभीरता से काम में लग जाना। जब आप नकल डाउन होते हो इसका मतलब है कि आप पूरी जिम्मेदारी से काम में लग जाते हो। तो यहां पे क्या है, ही विल हैव टू नकल डाउन रियली सीरियसली। यहां सीरियसली नकल डाउन होना पड़ेगा, काम में लग जाना पड़ेगा। इफ ही वांट्स टू क्रैक है, यहां क्रैक लिखा हुआ, स्पेलिंग सही कर लेना, क्रैक द अपकमिंग डील। अगर अपकमिंग डील अगर उसे क्रैक करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, नकल डाउन होना पड़ेगा, जिम्मेदारी के साथ लग जाना पड़ेगा। यहां पे भी देखिए शायद स्पेलिंग का कुछ हो, नहीं यहाँ पे क्रैक लिखा हुआ सही है। यहाँ पे जो क्रैक लिखा हुआ था इसको क्रैक कर लीजिएगा।
आई होप याद रह जाएगा। दो ही फ्रेज है, एक है नकल डाउन और एक है नकल अंडर। नकल अंडर याद रह जाएगा और नकल डाउन ऐसे, नकल अंडर आसानी से याद रह जाएगा कि भाई प्रेशर में दब जाना, और नकल डाउन जिम्मेदारी से किसी काम में लग जाना। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, ये इसमें बहुत सारे फ्रेजल वर्ब है जो आपको याद करना पड़ेगा, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेट को लेके। जब हम वर्ब गेट की बात करते हैं तो जब इसके साथ प्रीपोजिशन, गेट के साथ जब प्रीपोजिशन हम ऐड करते हैं, कई सारे प्रीपोजिशन ऐड करते हैं और इनकी मीनिंग अलग अलग होती है। पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे। गीता गॉट ऑन टू द बुक सी वॉज रीडिंग दिस मॉर्निंग। गॉट ऑन टू दिस बुक सी वॉज रीडिंग दिस मॉर्निंग, आपको ये बदलना था। अब जरा ध्यान से देखिए, जितने इससे रिलेटेड फ्रेजल है, सबसे पहला फ्रेजल हुआ गेट थ्रो। गेट थ्रो का मतलब होता है किसी कठिनाई को पार कर जाना। जब आप गेट थ्रो होते हो तो किसी कठिनाई को पार कर जाते हो। ही गॉट थ्रू द रिटन एग्जाम इजिली, वो जो है रिटन एग्जाम, मान लो आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम है, इफ यू हैव गॉट थ्रू जो योर एसएससी सीजीएल एग्जाम, मतलब आप सक्सेसफुली अपना एसएससी एग्जाम आपने क्लियर कर लिया है। तो जब गेट थ्रू होते हो तो सक्सेसफुली क्या करते हो, किसी भी कठिनाई को पार कर ले जाते हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, पिछले सालों के एग्जाम में आया हुआ था। गेट ओवर, जब गेट ओवर होते हो तो बीमारी से होते हो, दुख से होते हो, सदमे से होते हो। ध्यान से देखना, जब आप गेट ओवर होते हो तो आप किसी बीमारी से, किसी दुख से, किसी सदमे से उबरते हो। सी गॉट ओवर हर ब्रेकअप क्विकली। अब यहाँ पे ब्रेकअप एक अपने आप में क्या है, सदमा है, उस सदमे से गेट ओवर हो गई, मतलब उभर गई। उसके अलावा गेट अलोंग, गेट अलोंग जब आप किसी के साथ होते हो तो किसी के साथ आप अच्छे संबंध बनाते हो। फिर गेट बाई होता है किसी तरह काम चला लेना। जब आप गेट बाई करते हो तो किसी तरह काम चला देते हो। इट्स टफ टू गेट बाई ऑन ए स्मॉल सैलरी। स्मॉल सैलरी से गेट बाई करना बड़ा मुश्किल है, काम चलाना बड़ा मुश्किल है। तो गेट बाई करना, इसको ऐसे अगर याद रखोगे कि हम गेट बाई नहीं कर सकते या आप गेट बाई नहीं कर सकते, तो ये ज्यादा आसानी से याद रह जाएगा। गेट बाई करना मीन्स काम चलाना। क्या? काम चलाना। गेट अहेड का मतलब होता है प्रगति करना। गेट अहेड का मतलब होता है आगे जाना या प्रगति करना, आगे जाना। ये याद भी रह जाता है, आगे जाना या प्रगति करना। जैसे मैं लिखा रहा हूं ऐसे ही अगर आप लिख लोगे तो याद रह जाएंगे। फिर गेट इनटू में है किसी में प्रवेश करना या किसी चीज में शामिल करना। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका बनाया गया एक्चुअली क्या है कि गेट ऑन टू कोई फ्रेजल वर्ब होता नहीं है, ठीक है ना। एक्चुअली इसको लिखना था गेट इनटू, और इसने गेट इनटू को क्या कर दिया, गेट ऑन टू कर दिया है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन डाला गया है कि आप इस तरीके से, तो गीता गॉट इनटू द बुक सी वाज रीडिंग दिस मॉर्निंग। गेट इनटू में प्रवेश कर लेना, शामिल कर लेना, समझ लेना, डीपली समझ लेना। इसका एक मतलब होता है कि शामिल हो जाना या डीपली इन्वॉल्व हो जाना या किसी चीज में एब्जॉर्ब हो जाना, ठीक है ना। ही वांट्स टू गेट इनटू ए गुड कॉलेज, किसी कॉलेज में वो शामिल हो जाना चाहती, किसी चीज में डीपली कोई इन्वॉल्व हो जाना चाहता है, तो उसके लिए जो फ्रेज इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं गेट इनटू। अब जरा सेंटेंस को समझो। गीता गेट, मतलब इसका पास्ट फॉर्म इस्तेमाल किया है तो गेट का गॉट होता है, तो गीता गॉट इनटू द बुक शी वाज रीडिंग दिस मॉर्निंग, मतलब जो गीता सुबह किताब पढ़ रही थी उसमें गेट इनटू हो गई, मतलब उसके अंदर पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो गई। यहाँ पे गेट इनटू का क्या मतलब है, यहाँ पे गेट इनटू का मतलब है, इस क्वेश्चन के अंदर गेट इनटू का मतलब है एब्जॉर्ब होना। एब्जॉर्ब होना, पूरी तरीके से एब्जॉर्ब होना, या यूं कह दो लिप्त होना। लिप्त होना, तो पूरी तरीके से गीता जो सुबह किताब पढ़ रही थी उसमें लिप्त हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। ऑन टू नहीं होता, गेट इनटू होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं गेट से रिलेटेड ये सारे फ्रेजल वर्ब आपको अच्छी तरीके से याद रहेंगे। इसके बाद बात करूं, अगला जो क्वेश्चन आया है एमटीएस में 2024 में, वी नॉक्ड अक्रॉस अर्ली ऑन सैटरडे टू एंजॉय द ब्यूटीफुल वेदर। हम बात कर रहे हैं नॉक। नॉक के साथ हम क्या लेंगे, नॉक के साथ बहुत सारे जो है प्रीपोजिशन लगा के जो है फ्रेजल वर्ब बनाए जाते हैं, जिनको लेके एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जाता है। यहाँ पे नॉक ऑफ करेक्ट वर्जन है, हम आएंगे कि नॉक ऑफ क्यों होगा, लेकिन उससे पहले आप नॉक से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब है सबकी जानकारी रख लीजिए। इस बार जो है 2020 से 24 में ये पूछा गया है, हो सकता है कि इस बार इनके अलावा कोई और पूछा जाए, तो आपको इसको कवर करना है। नॉकआउट की बात करें, नॉकआउट जब होते हो किसी प्रतियोगिता में, जब बेहोश हो जाते हो, कहते हैं ना नॉकआउट हो गए, तो मुक्का मार दिया पंच, बेहोश हो गए, उठ ही नहीं पा रहे हो, तो नॉकआउट होते हो। तो जब किसी प्रतियोगिता में नॉकआउट होते हो तब आप क्या हो जाते हो, बेहोश हो जाते हो, बेहोश हो जाते हो। या यूं कह दो किसी प्रतियोगिता या कंपटीशन में, प्रतियोगिता या कंपटीशन में बेहोश होना, बेहोश होना, नॉकआउट होना। अगला है नॉकडाउन। जब आप नॉकडाउन करते हो, जब आप नॉकडाउन करते हो तो किसी को गिरा देते हो या ध्वस्त कर देते हो, गिरा देते हो। दोनों के बीच का डिफरेंस भी समझता।
दोनों के बीच का डिफरेंस समझना। जब आप नॉकआउट होते हो ना तो बेहोश हो जाते हो, जैसे फाइनल पंच पड़ा, किसी को एक पंच मारा और वो गिर गया और उसके बाद उठ ही नहीं पा रहा, बेहोश हो रहा है। और जब आप किसी को नॉक डाउन करते हो तो ये प्रोसेस होता है जब आप किसी को गिराते हो, ठीक है ना। जब किसी चीज को गिराते हो तो आप नॉक डाउन करते हो, जब कोई नॉकआउट होता है इसका मतलब वो गिर के बेहोश हो गया। दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस, गिरता तो दोनों है, एक गिर के बेहोश होता है, एक को गिराया जाता है। नॉकडाउन जब करते हो तो किसी को गिराते हो। नॉकअप की बात करें, जल्दी जल्दी कुछ बना लेना। जब नॉकअप करते हो जल्दी जल्दी कुछ बना लेना। मान लो मुझे जो है बहुत कहीं काम के लिए जाना है और मुझे कुछ खाने वाने के लिए नहीं मिल रहा है, तो मैंने फटाफट कुछ बना लिया, तो आई हैव नॉकअप माई मील। तो नॉकअप का इस्तेमाल किया जाता है जल्दी जल्दी कुछ बनाने लेने के लिए, बहुत इनफॉर्मल यूज है। सी नॉक्ड अप ए क्विक मील बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। गेस्ट अराइव्ड होने से पहले उसने क्या किया, नॉकअप कर लिया मील को, मतलब फटाफट कुछ अपने लिए बना लिया या गेस्ट के लिए कुछ बना लिया। तो नॉकअप करना मतलब इसको ऐसे याद करना, नॉकअप करना मतलब फटाफट कुछ बना लेना। ये ऐसे ही लिख लेना, आपको याद हो जाएगा, अदरवाइज याद नहीं होता, बार बार याद करोगे बार बार भूल जाओगे। इसके साथ ऐसे लिखना, नॉकअप करना मतलब फटाफट कुछ बना लेना। अब इससे क्या होगा, इससे आपको याद हो जाएगा, अदरवाइज फ्रेजल वर्ब याद नहीं होता है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, बार बार भूलोगे। नॉक ऑफ करने का मतलब होता है काम बंद करना, छूट देना, गिरा देना। जब आप नॉकडाउन करते हो इसका मतलब भी गिरा देना होता है, और नॉक ऑफ का भी इस्तेमाल होता है, इसका भी मतलब होता है गिरा देना। लेकिन ध्यान से देखो, नॉक के साथ क्या लगा हुआ है, डबल एफ। यही तो कंफ्यूजन होता है, सिंगल एफ होगा या डबल एफ होगा। यहाँ पे जरा ध्यान दो, वी नॉक्ड अक्रॉस अर्ली ऑन सैटरडे टू एंजॉय द ब्यूटीफुल वेदर। यहाँ पे इस्तेमाल किया गया वो नॉक्ड अक्रॉस अर्ली ऑन सैटरडे टू एंजॉय द ब्यूटीफुल वेदर। तो नॉक ऑफ का मतलब होता है काम बंद करना भी, छूट देना भी और गिरा देना भी। ध्यान से देखो, इसके तीन मीनिंग हो गए नॉक ऑफ का। एक हो गया काम बंद करना, दूसरा हो गया नॉक ऑफ का मतलब छूट देना, तीसरा मतलब होता है गिरा देना। अब जरा ध्यान से देखो कि इन तीनों में से किस मीनिंग में इसे इस्तेमाल किया गया है। वी नॉक्ड ऑफ अर्ली ऑन सैटरडे टू एंजॉय द ब्यूटीफुल वेदर। अगर मैं अक्रॉस लिखूंगा आपके सामने, नॉक से रिलेटेड अक्रॉस से तो कोई फ्रेजल वर्ब बन नहीं रहा है, इनमें से कोई एक होगा, तो यहाँ पे क्या सुटेबल बैठ रहा है, ऑफ बैठ रहा है। क्यों, नॉक ऑफ का मतलब है जल्दी काम को बंद कर देना। यहाँ पे नॉक ऑफ करना मतलब कैसे याद रखोगे, नॉक ऑफ करना मतलब जल्दी काम को बंद कर देना, जल्दी काम को बंद कर देना, बंद कर देना। समझ में है, समझ में है, समझ में है। कैसे नॉक ऑफ करने का मतलब है जल्दी काम को बंद कर देना। तो इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। आगे चले अगले क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर सीना हैज ब्रॉट अबाउट ए न्यू बुक ऑन सोशल इंपैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर। अगर किसी ने मेरी क्लास देखी होगी, जो मैं पढ़ा रहा था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें मैं पिछले साल के सैंपल पेपर्स, पिछले साल के सैंपल नहीं, एग्जैक्ट पेपर करा रहा था, सीजल 2024 के प्री के पेपर्स। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि जब हम ब्रिंग अबाउट का इस्तेमाल करते हैं, जब हम ब्रिंग अबाउट का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब होता है कि आप रीज़न या कारण बनते हो कोई चेंज लाने का, आप कारण बनते हो चेंज लाने का। और जब हम ब्रिंग आउट करते हैं तो किसी चीज़ को क्या करते हैं, किसी बुक वगैरह को पब्लिश करते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे, अगर आपने मेरी वो सीरीज देखी होगी तो। ब्रिंग आउट का मतलब होता है पब्लिश करना, और ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कारण बनना किसी चीज़ का जो है। तो डॉक्टर सीना हैज ब्रॉट अबाउट ए न्यू बुक, नई बुक वो पब्लिश कर रही है, प्रकाश में ला रही है, तो यहाँ पे अबाउट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ब्रिंग आउट होगा। अगर इससे रिलेटेड और फ्रेजल वर्ब समझना चाहो तो कुछ मैंने आपकी स्क्रीन पे रख रखा है। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है बदलाव लाना या कारण बनना। ब्रिंग अप का मतलब होता है किसी मुद्दे को उठाना, किसी मुद्दे को उठाना। या ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना बच्चे का। कहते हैं ना कि आई एम ब्रिंगिंग हर अप, तो हम किसी का जो है पालन पोषण करते हैं। और ब्रिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को मुद्दे को उठाना, कि हाँ हम ब्रिंग अप कर रहे हैं, मतलब मुद्दे को उठा रहे हैं। ब्रिंग इन का मतलब होता है लागू करना, या ब्रिंग इन का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना। तो ब्रिंगिंग करना मतलब लागू करना या इंट्रोड्यूस करना। जब आप ब्रिंग इन करते हो तो आप या तो लागू करते हो या इंट्रोड्यूस करते हो। इसको इसी सेंस में इसी तरीके से याद करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ब के साथ है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि जब किसी चीज़ को आप ब्रिंग इन करते हो तो किसी चीज़ को लागू करते हो या किसी को इंट्रोड्यूस करते हो। जब आप ब्रिंग अबाउट करते हो तो किसी चीज़ का कारण बनते हो। जब ब्रिंग आउट करते हो तो आप किसी चीज़ को पब्लिश करते हो। फिर ब्रिंग डाउन की बात करते हैं, तो जब आप ब्रिंग डाउन की बात कर रहे हैं तो ब्रिंग डाउन का मतलब होता है गिरा देना। और जरा गिरा देने के लिए अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, जरा ध्यान से देखना। नॉक डाउन करते हैं तो गिरा देते हैं, ब्रिंग डाउन करते हैं तो गिरा देते हैं।
और नॉक ऑफ करते हैं तो भी गिरा देते हैं। तो ये सारे के सारे फ्रेजल वर्ब एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब डाउन, डाउन का मतलब आपको डाउन का इस्तेमाल कब किया जाता है? प्रीपोजिशन डाउन का इस्तेमाल किया जाता है जब किसी चीज को डाउन करना हो या नीचे करना हो। तो नीचे गिराना भी नीचे ही करना हो गया। तो जब भी वर्ब के साथ डाउन आता है तो उसका आधा मतलब तो यही होता है कि आप किसी चीज को नीचे कर रहे होते हो। अगला है ब्रिंग आउट। जैसा मैंने बताया कि किसी चीज को प्रकाशित करना, पब्लिश करना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था? इस क्वेश्चन का सही जवाब यही था कि ब्रिंग अबाउट की जगह क्या लिखना था? यहाँ पे ब्रॉट अबाउट की जगह ब्रॉट आउट लिखना था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन लिखा है द पुलिस टोल्ड द एजिटेटर्स टू बैक इन इल्स दे वुड लाठी चार्ज। कहते हैं ना बैक इन, कहते हैं कि कहते हैं बैक ऑफ, बैक ऑफ सुना होगा ना। बैक समवन इन का मतलब होता है किसी का सपोर्ट करना या किसी का समर्थन करना। तो यहाँ पे समर्थन की बात नहीं हो रही, किसी को आप धक्का दे रहे हो। तो कहते हैं ना बैक ऑफ कर गया, बैक ऑफ कर गया, पीछे हट गया, ठीक है ना। और जब किसी को आप बहुत धक्का मार के पीछे हटाते हो, जैसे मान लो भीड़ आ गई, भीड़ आ गई, भीड़ आ गई, तो उसके लिए बैकआउट शब्द का भी इस्तेमाल होता है। तो बैकअप का मतलब क्या होता है? समर्थन देना या डटे रहना, ठीक ना। बैक समवन नथिंग, बैकअप का मतलब समर्थन देना, ठीक है। बैकआउट का मतलब होता है वादा करके पीछे हट जाना। बैकआउट का मतलब होता है वादा करके पीछे आना। और बैक डाउन का मतलब होता है दबाव में आकर पीछे हट जाना। बैक डाउन का मतलब होता है दबाव में आकर पीछे आ जाना। बैकआउट का मतलब होता है वादा करके पीछे आ जाना। अब जरा इस फ्रेज की अगर मैं बात करूं, द पुलिस टोल्ड द एजिटेटर्स टू बैक इन, तो क्या बैक इन सही है? बैक इन तो बिल्कुल सही नहीं है। किसी को पीछे हटने की जब बात करते हैं तो आप बैकआउट का भी इस्तेमाल करते हो। बैक समवन आउट का मतलब होता है किसी को पीछे धकेलना या धक्का देना, वापस दूर हटाना जो है। तो यहां पे सही क्या हो जाएगा? बैकआउट इज दे वुड लाठी चार्ज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, थ्रो ऑफ द ओल्ड शोज नो बडी विल वियर देम नाउ। जब आप किसी चीज को डिस्पोज करते हो, जैसे डिस्पोज आप करते हो तो किसी चीज को नष्ट करते हो, किसी चीज को जो है हटा देते हो। जब आप थ्रो करते हो तो थ्रो के साथ जो ऑफ लगाते हैं, ये वाला ऑफ नहीं लगाते, थ्रो के साथ ये वाला ऑफ लगाते हैं, जिसका मतलब होता है किसी चीज को डिस्पोज करना, किसी चीज को हटा देना। तो ये जो एरर था वो थ्रो ऑफ से था। लेकिन अगर थ्रो से रिलेटेड देखें और बहुत सारा जो है फ्रेजल वर्ब है, जैसे थ्रो आउट है। थ्रो आउट का मतलब होता है निकाल देना या बाहर कर देना। थ्रो अप का मतलब होता है मुंह से कुछ उल्टी करना या उगल देना जो है। थ्रो इन का मतलब होता है साथ में कुछ और देना। द शॉपकीपर थ्रो इन ए फ्री पेन। ये ध्यान से याद रख सकते हो, वैसे एग्जाम में पूछा नहीं है, जरूरी नहीं पूछा जाएगा। जब कोई चीज़ थ्रो इन होती है तो किसी चीज़ के साथ कुछ और आपको मिलता है। तो जब थ्रो इन होता है, इसको कैसे याद कर सकते हो? थ्रो इन होता है तो साथ में कुछ मिलता है, तो साथ में कुछ मिलता है। इस तरीके से अगर अपनी कॉपी में नोट बना लोगे ना, तब इसको याद कर पाओगे। अदरवाइज याद करना बहुत मुश्किल काम होगा। जब मैं बताऊं, अपनी समय तैयारी कर रहा था मैं, तो तैयारी करते वक्त मेरे को बड़ी परेशानी हुई थी, बहुत परेशानी हुई थी फ्रेजल वर्ब। मैं लिटरली बताऊं कि मैंने इसका जो समय लिया हुआ था अपने समय तैयारी के लिए, इसका समय लिया था मैंने जब मैं वॉशरूम जाता था ना। तो वॉशरूम में कई बार सुबह ना बैठने का मन नहीं करता, तो मैंने अपने वॉशरूम में सामने वाली वॉल पे फ्रेजल वर्ब चिपका रखे थे। तो अगर मेरा 2-3 मिनट 4 मिनट अगर वहां पे बीतता था, तो मैं वो 2-3-4 मिनट उसे पढ़ता रहता था। मतलब ये बहुत बाद में मुझे लगा कि ये कहानी सुनाने के भी बड़े अच्छे काम आएगा। लेकिन अगर मैं याद करता हूँ, मैं फ्रेजल वर्ब को भी याद ही नहीं कर पाता अगर मैं उसे वॉशरूम में बैठ के याद ना करता। तो मैंने सामने की वॉल पे चिपका रखे थे। मतलब घर में बहुत डांट खाया कि भाई वॉशरूम का जो है वॉल क्यों खराब किया जा रहा है। क्योंकि जब 2015-16 की बात करें तो भले इंजीनियरिंग हो गई थी, पर जॉब अब कहाँ मिलती है। तो अपन गरीबी थे, किराए के मकान में रहते थे। जो किराए के मकान में रहना, तो अपने आप में ही वो वॉल खराब करना बहुत बड़ी बात होती है। माँ बाप के साथ, पेरेंट्स के साथ अगर रह रहे हो तो सोच के देखो जो है कि मतलब क्या सही तरीका था। मैं आज भी याद करता हूँ, अगर मैंने 1 साल तक, 1.5 साल तक लगातार अगर फ्रेजल वॉशरूम में बैठ के पढ़ा है, तो अगर हर रोज मैं 3 मिनट भी उस पर देता हूँ, तो सोच के देखो 365 दिन में। क्योंकि वॉशरूम जाना कई बार एक बार होता है, कई बार 2 बार होता है, कई बार 3 हो जाता है। तो वॉशरूम में अगर वो 3-3 मिनट भी अगर बिता रहे हो, तो कितना सारा समय फ्रेजल पे बीत गया। तो मैंने सब लिख लिख के अपनी स्टाइल में चिपका रखा था, तो वहीं बैठ के वहीं पढ़ा करता था। मतलब ये थोड़ा अजीब है, लेकिन कर रहा था तो कर रहा था। थ्रो बैक का मतलब है अतीत की याद दिलाना, ठीक है ना। थ्रो वन सेल्फ इन टू, पूरे जोश से लग जाना। थ्रो अराउंड, इधर उधर बातें करना या पैसे उड़ाना जो है। और थ्रो आपका मतलब होता है छुटकारा पाना या फिर भ्रमित करना। यहाँ छुटकारा पाने के सेंस में जो है, डिस्पोज करने के सेंस में इसका इस्तेमाल हुआ है। ये सिंगल ऑफ नहीं होता है, डबल ऑफ होता है। याद रखेंगे कि जब थ्रो ऑफ लिखते हैं, वैसे थ्रू होता है, थ्रोन होता है। तो थ्रो आप जब बोलते हो, इसका क्या मतलब होता है? छुटकारा पाते हो, डिस्पोज करते हो किसी चीज को। क्या करते हो? डिस्पोज करते हो। तो डबल एफ रहता है, बस ये आपको खास करके ध्यान रखना है। आज की क्लास के बाद भूलना नहीं है आप। अगला सवाल देखो, 2024 में जो आया, दे हैव डिसाइडेड टू विंड आउट देयर बिजनेस या वाइंड आउट देयर बिजनेस विदाउट डिले। वाइंड आउट करते हो, तो वाइंड आउट करते हो या वाइंड अप करते हो? कहते हैं ना कि जो धंधा है वो वाइंड अप कर दो, वाइंड अप कर दो। तो एक्चुअली वाइंड आउट नहीं होता, वाइंड अप होता है। वाइंड अप का मतलब होता है किसी चीज को बंद करना, किसी चीज को बंद करना।
अगर इससे रिलेटेड और देखो तो वाइंड डाउन करके एक होता है, इसका मतलब धीरे धीरे समाप्त करना या रिलैक्स करना। वाइंड डाउन करने का मतलब धीरे धीरे समाप्त करना या रिलैक्स करना। दे आर वाइंडिंग डाउन देयर बिजनेस, वो धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं अपना बिजनेस। जब आप वाइंड अप करते हो तो आप तेजी से करते हो, कहते हैं ना सब समेट लो। तो क्या हो रहा है, दे हैव डिसाइडेड टू वाइंड अप देयर बिजनेस विदाउट डिले, बगैर देर किए हुए वाइंड अप करना। तो यहाँ पे आप वाइंड डाउन नहीं कर सकते हो क्योंकि धीरे धीरे की बात हो रही है, और डाउन दिया भी नहीं है, वाइंड आउट दिया हुआ है, जबकि वाइंड आउट रिलेटेड कोई फ्रेजल वर्ब नहीं होता है। फिर वाइंड अराउंड की बात करें, घूमते हुए जाना। जब आप वाइंड अराउंड करते हो तो आप घूम 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 कर जा रहे होते हो। तो ये जो फ्रेज है ना, ये आपके एग्जाम में आता है। वाइंड अप बहुत कॉमन यूज होने वाला फ्रेज है, इस वजह से एग्जाम में आपको दिया हुआ है। और कब आया है ये, CHSL 2024 2/7/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। जब आप देखोगे ना, जो आपके फ्रेजल वर्ब आपके एग्जाम में आते हैं, तो ऐसे फ्रेजल वर्ब नहीं आते जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो। एक दो किसी के सेट में आ सकता है, मतलब आप ऐसे समझो 25 क्वेश्चन में आपके एग्जाम में क्या होता है, एक दो क्वेश्चन अच्छे होते हैं, एक दो क्वेश्चन अच्छे होते हैं। तो कभी ये ग्रामर से आ जाएंगे, कभी ये वोकैब से आ जाएंगे, कभी फ्रेजल वर्ब से आ जाएंगे, कभी क्लोज टेस्ट में अच्छा आ जाएगा, या कभी पैराजम्बल का क्वेश्चन अच्छा आ जाएगा, या कभी एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन अच्छा आ जाएगा। तो एक ही दो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आते हैं। अदरवाइज जो एरिया हम लोग कवर कर रहे हैं ना, उस एरिया को सही से पढ़ के जाओगे तो जैसे मैंने आपको बोला ना कि 40 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए हैं। लेकिन इसके लिए ये जितना मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, इस असाइनमेंट को प्रिपेयर करने में बहुत मेहनत लगता है। आपको देखो ये मिला होगा, ये मिलता है, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको ये कंटेंट प्रिपेयर करके दे रहा हूँ, उस तरीके से कंटेंट प्रिपेयर करके नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि एग्जाम क्लियर हो तो जाए, अगर आपको वो थोड़ा स्ट्रक्चर्ड मिल जाए, थोड़ा ऑर्गेनाइज मिल जाए, और आपको छटा हुआ कंटेंट मिल जाए जो रेलिवेंसी के हिसाब से एकदम फिट हो। क्योंकि आपके पास समय कितना बचा है, आपके पास 50-55 दिन बचा हुआ है। 50-55 दिन में आप ढूंढने तनासने तो नहीं जाओगे। आपको अगर एक डेटा और पढ़ाने वाला मास्टर मिल जाए तो मुझे लगता है कि आप अपने एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर लोगे। इसलिए जरूरी है मेरे बच्चे लोग, मेरे भाई लोग, मेरे दोस्त लोग, छोटे बड़े, जितने बड़े तो कोई नहीं होगा, आप सारे के सारे लोग इस सीरीज को शुरू से लेके आखिरी तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इस सीरीज में एक एक सीट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर इसको पूरी अच्छी तरीके से अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो आपकी बात बन जाएगी। मैं आपको बता दूं, ये जो सारे के सारे फ्रेजल वर्ब है, अगर 90 डेज वोकैब प्लानर देखोगे, 90 डेज वोकैब प्लानर जो मेरी किताब है, ठीक है ना, 22 के बाद मैंने उसमें कुछ भी अपडेट नहीं डाला है। अपडेट डालने के लिए कुछ नए शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। 22 के बाद से लेके 24 तक कोई नया शब्द आया ही नहीं है। जितने फ्रेजल मैं आपको बता रहा हूँ, ये फ्रेजल वर्ब 90 डेज वोकैब प्लानर पे ऑलरेडी है। अगर आप देखोगे तो वो 2019 और 20 सेशन की किताब लिखी हुई है, जिसमें मैंने 2004 से लेके 19-20 तक सब कुछ कवर किया था, और 22 तक फिर अपडेट किया। 22 के बाद, 22 तक जब हमने अपडेट किया तो वो थोड़ी बहुत चीज नहीं आई थी, लेकिन 22 के बाद जब मैं उसमें देख रहा था तो फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशन में कुछ भी नया अपडेट नहीं। इसलिए मैं बार बार रिकमेंड करता रहता हूं कि और अगर आपको डिटेल पढ़ना है, मेंस तक के लिए पढ़ना है, तब आपको 90 डेज वोकैब प्लानर पढ़ना चाहिए। अगर आप इस टाइम पे सीजीएल प्री के लिए तैयार हो रहे हो और सिर्फ प्री का कंटेंट पे फोकस करना चाहते हो, तो जितनी मैं सीट दे रहा हूं उसके बाहर से मेरी किताब भी मत पढ़िएगा, क्योंकि ये अपने आप में मैं छांट के इस तरीके की रेलेवेंसी के हिसाब से डेटा दे रहा हूं, ताकि आप इसको पढ़ो और रिवाइज करो और एग्जाम में बैठ जाओ। आपके 40-45 नंबर 50 में से अंग्रेजी में बढ़ जाए, आप प्री निकाल के आ जाओ, फिर मेंस में समय मिल जाएगा, फिर अच्छी तरीके से और तैयारी करा दूंगा मैं। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसके सारे फ्रेजल वर्ब सही से पढ़िएगा। द टीचर वॉज टेकन बैक बाई द ऑडेसिटी ऑफ द न्यू स्टूडेंट। द टीचर वॉज टेकन बैक बाई द ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब होता है डेयरिंग, ऑडेसिटी का मतलब होता है साहस या डेयरिंग या जिद्दपन। द टीचर वॉज टेकन बैक। जब आप टेक बैक करते हो, ध्यान से सुनिएगा, जब आप टेक बैक करते हो तो किसी से कोई सामान लेते हो। टेक बैक करने का मतलब होता है सामान लेना। यहां पे जो सेंटेंस की मीनिंग है, सेंटेंस ये कहना चाहता है जो टीचर है वो जो स्टूडेंट था उसकी ऑडेसिटी, उसकी डेयरिंग देख के अचंभित हो गया। यहां पे अचंभा होने का, टीचर के अचंभा होने का सेंस है। अचंभा होने के लिए टेकन ए बैक इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस्तेमाल किया जाता है? टेकन ए बैक इस्तेमाल किया जाता है। टेकन बैक का मतलब होता है अचंभा होना, टेक बैक का मतलब होता है किसी से कोई सामान लेना। तो यहां पे क्या होगा? टेकन बैक नहीं होगा, टेकन ए बैक होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और इसी समय आया है, टेक से रिलेटेड ही। टुक ऑफ करने का मतलब होता है, जैसे फ्लाइट आपकी टुक ऑफ करती है ना, तो टुक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना, ठीक है ना, या अचानक सफल होना। तो द प्लेन टुक ऑफ ऑन टाइम, हिज कैरियर टुक ऑफ आफ्टर द फर्स्ट फिल्म। पहले फिल्म के बाद टुक ऑफ हो गई, मतलब उड़ गई, तो सफल हो गई। फ्लाइट फ्लाइट उड़ती है, कैरियर सफल होती है, तो या यूं कह दो कैरियर उड़ गया। जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है इसका मतलब है कैरियर उड़ गया। इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। तो जब कोई चीज जैसे फ्लाइट उड़ जाती है तो फ्लाइट की जो उड़ान है वो सफल हो जाती है, तो अगर कैरियर में उड़ान आ गई तो मतलब कैरियर सफल हो गया। तो ये इसी सेंस में इस्तेमाल होता है टेक ऑफ।
टेकअप का मतलब होता है कोई काम या हॉबी को शुरू करना या समय लेना, ठीक है ना। सी टू कप पेंटिंग एज ए हॉबी, उसने क्या काम किया, जो है पेंटिंग को अपने हॉबी की तरह लिया है, तो उसने क्या काम किया, काम शुरू किया है। टेकअप का मतलब होता है कोई काम लेना, कोई काम शुरू करना। टेक इन का मतलब होता है समझना, धोखा देना, किसी को आश्रय देना। जब टेक इन करते हो तो आप समझते हो किसी को धोखा, मतलब धोखा किसी से खाते हो। टेक इन बाई समवन, इसका मतलब होता है द लेक्चरर वॉज हार्ड टू टेक इन, किसी को आश्रय देना। तो जो द लेक्चर वॉज हार्ड टू टेक इन है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ किस सेंस में इस्तेमाल किया गया है, यहाँ इस्तेमाल किया गया ना समझने के सेंस में। तो जब आप टेक इन होते हो, या यूं कह दो जब लेक्चर टेक इन होता है, जब लेक्चर टेक इन होता है तो समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। अब याद रह जाएगा। टेक ओवर का मतलब होता है चार्ज नियंत्रण में लेना। टेक बैक मैंने बताया ना, अपनी बात या वस्तु वापस लेना, जो है किसी चीज को वापस लेना, जो है सामान लेना, वापस लेना। टेक इट बैक का मतलब होता है चौंक जाना, अचानक हैरान हो जाना। तो इसी मीनिंग में इसका इस्तेमाल करना है। ये सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पुट ऑन और पुट ऑफ भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। डील इन और डील विथ भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अभी और इस पे क्लास आनी है, लेकिन आज सबसे इंपॉर्टेंट 2020 से लेकर 2024 तक कवर कर रहा हूं। 2020 से लेकर 2024 तक जितने फ्रेजल वर्ब आए हैं वो सब का सब आपकी क्लास, आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। ये क्लास अंत तक देखनी है, अंत तक देखनी, सही से देखनी है। और जो सीट मैं आपको दे रहा हूं, ये सीट जो है अच्छी तरीके से 3 से 4 बार आपको इसको पढ़ना है ताकि ये याद हो जाए। अगला है व्हेन क्रिस्टी ग्रीव आउट ही टर्न्ड आउट टू बी ए जेंटलमैन। ग्रीव आउट नहीं होता, ग्रीव अप होता है। क्या होता है, ग्रो अप होता है। ग्रो अप का मतलब होता है बड़ा होना। तो जब क्रिस्टी बड़ी होगी जो है, तो ही टर्न आउट टू बी ए जेंटलमैन, वो जेंटलमैन हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्रो आउट नहीं होगा, ग्रीव अप होगा। ये बहुत आसान है, क्योंकि ग्रो अप होना मतलब बड़ा होना, ये बहुत बहुत कॉमन फ्रेज है। और अगर कॉमन फ्रेज की बात करें तो लगभग लगभग सब लोग जानते हैं ग्रो अप का मतलब होता है बड़ा होना। और यहाँ पे क्रिस्टी के बड़े होने की बातचीत हो रही है। अगर हम ग्रो से रिलेटेड और अगर फ्रेजल वर्ब देखें तो ग्रो आउट ऑफ का मतलब होता है किसी आदत या चीज से बाहर निकल आना। तो जब आप ग्रो आउट ऑफ हो जाते हो, जब ग्रो आउट ऑफ हो जाते हो, इसको ऐसे हो जाता है, जब याद कैसे किया जाता है, जब ग्रो आउट ऑफ हो जाते हो तो किसी आदत से बाहर आ जाते हो, किसी आदत से बाहर आ जाते हो। मैंने एग्जांपल्स भी ऐड कर दिया है ताकि आपको पढ़ के याद करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। सी ग्रीव आउट ऑफ हर फियर ऑफ डार्कनेस, वो बाहर आ गई किससे, जो वो अंधेरे से डरती थी, जो डार्कनेस से डरती थी, वो अपने उस फियर से जो है बाहर आ गई। तो ग्रीव आउट ऑफ आने का मतलब किसी चीज़ से बाहर आना। ग्रो इनटू का मतलब किसी चीज़ के लायक बन जाना, फिट हो जाना। तो ही ग्रीव इनटू ए फाइन लीडर, वो फाइन लीडर में ग्रीव इनटू हो गया। तो कैसे याद कर सकते हो, अगर आप ग्रीव इनटू या ग्रो इनटू होते हो तो क्या बन जाते हो, तो आप किसी चीज में लायक बन जाते हो। होते हो तो आप लायक बन जाते हो, आप लायक बन जाते हो, लायक जाते हो। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ग्रीव इनटू ए फाइन लीडर। जब आप ग्रीव इनटू लीडर होते हो तो एक अच्छे लीडर बन जाते हो। ग्रीव इनटू होना, ग्रीव इनटू समथिंग, तो लायक बन जाते हो, किसी के लायक बनना। तो ग्रीव इनटू होने का मतलब होता है लायक बनना। अगला जरा ध्यान से देखिएगा, अगला है His mother's transfer from a small town to Delhi brought up a huge change in his schooling. Bring up का मतलब क्या होता है, Bring up या brought up, वन बाई वन करके देखते हैं जो है। वैसे तो ड्रॉप से रिलेटेड है, यहाँ पे ब्रिंग की बात हो रही है, ठीक है। His mother's transfer from a small town to Delhi, bring out नहीं होता है। अभी अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे bring about होना, किसी चीज़ का कारण बनना, अभी हमने बताया था। इसके पहले हम लोगों ने फ्रेजल पढ़ा जिसमें हम ब्रिंग आउट की बात करते हैं। तो जब ब्रिंग आउट होता है इसका मतलब होता है पब्लिश करना, और जब ब्रिंग अबाउट की बात करते हैं तो किसी चीज़ का कारण बनती है। ज़रा इसको सही से समझना। हिज मदर्स ट्रांसफर फ्रॉम ए स्मॉल टाउन, उसकी जो मदर का ट्रांसफर है फ्रॉम ए स्मॉल टाउन टू दिल्ली, ब्रॉट अबाउट ए ह्यूज चेंज इन हिज स्कूलिंग, उसकी स्कूलिंग में बहुत ज़्यादा चेंज लाई। मतलब उसकी माँ का छोटी जगह से दिल्ली में ट्रांसफ़र होने से उसके बच्चे के स्कूलिंग में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। तो जब अब ब्रिंग अबाउट होता है तो ये क्या होता है, ये किसी चीज़ का कारण बनता है। किसी चीज़ का कारण बनने के लिए हम ब्रिंग अबाउट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हम इसको भी यहीं पे देख लेते हैं, कहीं क्वेश्चन आ रहा होगा, मैंने ऐड कर दिया, गलती से दूसरे स्लाइड में ऐड हो गया। अगर हम ड्रॉप की बात करें तो ड्रॉप के 3 फ्रेजल वर्ब है। अगर हम ड्रॉप आउट की बात करें तो ड्रॉप आउट का मतलब होता है बीच में पढ़ाई का छूट जाना, ठीक है ना। ड्रॉप इन का बात करें तो जब आप किसी से अचानक जो है मिल जाते हो, या कोई अचानक आ जाता है। अगर कोई घर पे समवन ड्रॉप इन हो जाता है मतलब वो अचानक से आ जाता है।
तो अगर कोई ड्रॉप इन हो रहा है, अगर कोई ड्रॉप इन हो रहा है तो अचानक से आ रहा है, अचानक से आ रहा है। और जब आप ड्रॉप आउट करते हो, ड्रॉप आउट का मतलब होता है बीच में पढ़ाई छोड़ना, बीच में पढ़ाई छोड़ना। जैसे हम कहते हैं ड्रॉप आउट फ्रॉम द कॉलेज, ड्रॉप आउट, जैसे अलग सर की बात करें, फिजिक्स वाले अलग सर की बात करें, तो एचबीटीआई कानपुर में मेरे ही कॉलेज में पढ़े हुए हैं। तो जैसे क्या है, मैंने अपनी इंजीनियरिंग पूरी की वहाँ से, पर वहाँ के ड्रॉप आउट है। वो कॉलेज में गए, एक साल उन्होंने पढ़ाई की, फिर उनके ऐसा लगा यार कि इंजीनियरिंग में क्या ही रखा है, मतलब ये तो सभी को लगता था, पर कोई वो कलेजा नहीं कर पाता था। जैसे मान लो कि 2016 के सिलेक्शन के बाद सारे लोग ऐसे हैं, कुछ लोगों को मन कर रहा था कि बाहर वो टीचिंग करे, टीचिंग में कैरियर अच्छा है, यूट्यूब खोल ले अपना, यूट्यूब बहुत सारे लोगों का पैशन होगा, पर वो पूरी तरीके से इस बात के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे कि वो क्या काम करे, वो इस चीज़ को जो है अपना जो जॉब लग गई, जो नौकरी लग गई है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हम सब लोगों से ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन उन्होंने डिसीजन नहीं बना पाया। मैंने 2016 में सिलेक्शन में ये डिसाइड कर लिया मेरे को डिपार्टमेंट ज्वाइन ही नहीं करना है, मैंने छोड़ दिया, मैं यूट्यूब पे काम करने लगा। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिए। उसी तरीके से अगर मैं आपके अलग सर की बात करूँ तो पहली साल के बाद ही उनको लगने लगा कि कॉलेज में कुछ नहीं है, पर हम सारे लोग जो हिम्मत नहीं जुटा पाए। वो भी गरीब थे, हम भी गरीब थे, लेकिन उतना कलेजा नहीं था कि कुछ भी कर लेंगे, दाल रोटी खा लेंगे, बच्चों को पढ़ा लेंगे, लेकिन अपन कॉलेज नहीं जाएंगे, कॉलेज में क्योंकि हमारे लायक कुछ नहीं है। उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया। तो ड्रॉप आउट का मतलब होता है कि कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया, उन्होंने 4 साल पूरा नहीं किया। अगर वो 4 साल पढ़ते तब तो वो पास आउट नहीं हुए, वो ड्रॉप आउट हुए, मतलब उन्होंने बीच में छोड़ दिया। तो आई होप ये समझ गए होंगे ड्रॉप आउट का मतलब क्या होता है। ड्रॉप आउट ऑफ समवेयर, इसका मतलब होता है बीच में छूटना। ड्रॉप इन का मतलब अचानक आपके घर पे कोई ड्रॉप इन हो गया है, फिर उसके बाद करें ड्रॉप ऑफ, किसी को कहीं छोड़ना। जब आप ड्रॉप ऑफ करते हो, इसको ऐसे याद रखो, ड्रॉप इन और ड्रॉप ऑफ को कैसे याद रखते हो। ड्रॉप इन अचानक से कोई आना, ड्रॉप ऑफ कर रहे हो, आप किसी को छोड़ने जा रहे हो। आई होप ये याद रह जाएगा आपको, ड्रॉप आउट, ड्रॉप इन और ड्रॉप ऑफ। और ड्रॉप ऑफ की जब बात करें तो ओ डबल एफ होता है। क्या होता है? ओ डबल एफ। अगला जरा क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया एसएससी सीएचएसएल का, और इतना लेंदी क्वेश्चन बनाया गया, और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, फ्रेजल वर्ब पे बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे लिखा है क्या, द पुलिस इंस्पेक्टर वाज ट्राइंग टू गिव आउट द कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टोरीज इन द सीन ऑफ द एक्सीडेंट। जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो चीजों को सॉल्व करने के लिए क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली जो स्टोरी है वो जो है बता रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से सही क्या होगा। उसका ये मानना था कि गिव आउट फ्रेज सही नहीं है। क्या सही होना चाहिए, द पुलिस इंस्पेक्टर वाज ट्राइंग टू लाइटन अप। लाइटन अप का मतलब होता है जैसे मूड लाइटन अप करना, लाइटन अप का मतलब होता है किसी चीज को हल्का करना, चीज को हल्का करना। मूड खराब है तो मूड लाइटन अप होती है। द पुलिस इंस्पेक्टर वाज ट्राइंग टू साइन अप, साइन अप का मतलब होता है नामांकन करना, करना। जरा इसके बाद वाला ऑप्शन देखो, द पुलिस इंस्पेक्टर वाज ट्राइंग टू शॉर्ट आउट। शॉर्ट आउट का मतलब है मतलब कम करना किसी चीज को, मसले को सुलझाना। शॉर्ट आउट करना मतलब सुलझाना, सुलझाना। और आखिरी है द पुलिस इंस्पेक्टर वाज ट्राइंग टू रश आउट। रश आउट मतलब होता है किसी चीज के पीछे भागना, इसका मतलब होता है भागना। अब जरा अगर सारे फ्रेज का मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ पे ऐसे अंडरलाइन नहीं है पर एग्जाम के अंदर अंडरलाइन था, कि इनमें से आपको ये देखना था कौन सा जो है फ्रेजल वर्ब यहाँ पे सही है। तो लाइटन अप की बात करें तो हल्का होना, साइन अप नामांकन करना, रस आउट का मतलब भागना होता है, शॉर्ट आउट का मतलब होता है सुलझाना। अब जब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो पुलिस इंस्पेक्टर वाज ट्राइंग टू, वो कोशिश कर रहा था, गिव आउट नहीं, शॉर्ट आउट करने का, आउट द कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टोरीज इन द सीन ऑफ द एक्सीडेंट। जो एक्सीडेंट के सीन में जो ये था ना कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली स्टोरी, ठीक है ना, एक लोग एक बात बोल रहे हैं, दूसरे लोग दूसरे बात बोल रहे हैं, तो उस मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। तो इन स्टोरियों को क्या कर रहा था कि ये आड़ी टेढ़ी स्टोरियां ना फैले, उसको क्या कर रहा था, सुलझाने की कोशिश कर रहा था। तो यहां पे जो इस्तेमाल होगा वो गिव आउट नहीं होगा, यहां होगा शॉर्ट आउट। एक होता है गिव अवे। गिव अवे का मतलब क्या होता है, गिव अवे का मतलब होता है प्राइज को बांटना। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया, जब मुझे अभी याद आया कि मैं जो प्रीवियस ईयर की सीरीज करा रहा था तो वहां पे भी आया था कि जब हम, जैसे कई बार आपने देखा है यूट्यूबर्स गिव अवे करते हैं, तो वो क्या काम करते हैं, प्राइस को बांटते हैं या चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो गिव अवे का मतलब होता है चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना, उसके लिए भी गिव आउट इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए गिव आउट नहीं होता है, जब आप प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते तो गिव अवे होता है। अगला क्वेश्चन है, वापस से हम बात कर रहे हैं टेक ऑफ की। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको पूरा सब समझा दिया था, अब ये क्वेश्चन उस पर बेस्ड है। द एरोप्लेन टुक डाउन। टेक डाउन का मतलब होता है किसी चीज को गिराना। यहाँ पे जो एरोप्लेन की बात हो रही है वो टेक ऑफ की बात हो रही है, विदाउट पैसेंजर्स आफ्टर मेकिंग ए सडन अनाउंसमेंट। यहाँ पे सडन होगा, स्पेलिंग कहीं इधर उधर हो गया होगा, सडन अनाउंसमेंट। अचानक अनाउंसमेंट के पास जो एरोप्लेन है वो क्या हो गई है, टुक डाउन नहीं हो गई है। जब आप टेक डाउन करते हो तो किसी को मार गिराते हो, जब आप टेक डाउन करते हो तो कहते हैं ना टेकन डाउन। तो टेकन डाउन का मतलब होता है मार के किसी चीज को गिराना, मार कर
गिराना। और यहां पे आपको क्या चाहिए, ये टुक ऑफ चाहिए, मतलब प्लेन के उड़ने की बात कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। द जज इलिमिनेटेड द क्लासिकल सिंगर एज सी ड्रॉप्ड ऑफ इन द मिडिल ऑफ द कॉम्पिटिशन। अब कोई जो है क्या हुआ है, मिडिल ऑफ द कॉम्पिटिशन से ड्रॉप ऑफ हो गया है। तो ड्रॉप ऑफ होने का मतलब होता है किसी को छोड़ना, और ड्रॉप इन का मतलब अचानक से किसी का आना। जब आप मिडिल में कोई चीज छोड़ते हो तो अभी मैंने बताया क्या करते हैं, ड्रॉप आउट करते हैं। तो ड्रॉप आउट ऑफ समथिंग, तो ड्रॉप आउट इन द मिडिल ऑफ द कंपटीशन, वो बीच में निकाली जा चुकी है जो है, तो ड्रॉप आउट का इस्तेमाल करेंगे, समझ में है, ड्रॉप आउट इन द कंपटीशन। अगला जरा ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन है, यू एक्सप्रेस योर ओपिनियन वेरी क्लियरली बट आई एम सॉरी आई कैन नॉट एग्री टू यू। एग्री बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं एग्री की बात करूं तो एग्री आपके एग्जाम में तकरीबन 30-40 बार पूछा जा चुका है। 2020 से लेके 2024 तक ये एक बार पूछा गया है, लेकिन इसके पहले 2004 से लेके 2020 तक एग्री जो है फ्रेजल वर्ब के अंदर बहुत बार पूछा जा चुका है। एग्री जो है अपने साथ विथ लेता है। जब आप एग्री के साथ विथ लेते हो तो किसी पर्सन के साथ आप सहमत होते हो, ध्यान से समझिएगा, किसी पर्सन के साथ आप सहमत होते हो। या इसको कैसे याद किया था मैंने, मैं अपना बता देता हूं, आप अपने स्टाइल में इस्तेमाल कीजिएगा कि मैं किसी पर्सन के साथ एग्री विथ होता हूं, एग्री विथ होता हूं यानी सहमत होता हूं। ये मैंने अपने ऐसे याद किया था, अपने कॉपी में ऐसे नोट्स बनाया था, क्योंकि फ्रेजल वर्ब याद करना थोड़ा मुश्किल रहता है क्योंकि वो रिदम याद रखना पड़ता है। फिर एग्री टू ए प्रपोजल होता है, मैं किसी के प्रपोजल पर, मैं किसी के प्रपोजल पर एग्री टू नहीं होऊंगा, नहीं होऊंगा। अगला है, जरा ध्यान से देखिएगा, एग्री ऑन ए टॉपिक, मैं भैया फला टॉपिक पर, मैं फला टॉपिक पर, मैं फला टॉपिक पर एग्री ऑन नहीं होऊंगा, एग्री ऑन नहीं होऊंगा। इसके याद करने के तरीके यही है, हिंदी भाषी बच्चों के याद करने के तरीके यही है। अदरवाइज क्या होगा, अभी याद करोगे फिर भूल जाएगा, अभी याद करोगे फिर भूल जाएगा, अभी याद करोगे फिर भूल जाएगा, सब एक एक जैसा लगने लगेगा, सब एक एक जैसा लगने लगेगा, इसमें समय देना पड़ेगा आपको। इसी वजह से मैं फ्रेजल वर्ब की क्लास पहले ले रहा हूं रेदर देन मैं बाद में इसको लूं। वैसे मेरे लिस्ट में प्रीपोजिशन बहुत लेट एडेड था, लेकिन मुझे लगा कि इसका किसी और चैप्टर पे डिपेंडेंसी ही नहीं है कि पहले ये चैप्टर पढ़ेंगे तभी ये वाला समझ में आएगा, क्योंकि ये सारा रट्टा मारने वाली बात है। और रट्टा मारने के लिए ये क्लास आपका देखना बहुत जरूरी है, ताकि आप इस तरीके से कोरिलेट कर सको फ्रेजल वर्ब्स को, और उसके बाद अपने कॉपी में नोट डाउन कर सको, और नोट डाउन करके अपनी स्टाइल में इसको याद कर सको। तो मैंने अपनी स्टाइल में याद किया था, आप अपनी स्टाइल में याद कर लो भैया। मैं अपनी स्टाइल आपको समझाए दे रहा हूं कि मुझे कैसे परेशानी हुई थी, मैं इस परेशानी का कैसे मैंने तोड़ निकाला था, मैंने ऐसे ही तोड़ निकाला था। अगला है, द वर्कर्स कॉल्ड आउट द स्ट्राइक बिकॉज द मैनेजमेंट एक्सीड टू ऑल देयर डिमांड्स। एक्सीड का मतलब होता है सहमत होना, इसका मतलब होता है सहमत होना या मान जाना, मान जाना, ये भी अच्छा वर्ब है, मान जाना। अब आगे अगर बात करते हैं, कॉल, कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना। क्या होता है, कॉल ऑफ का मतलब रद्द करना होता है, और ध्यान से देखिएगा ऑफ के साथ डबल ऑफ लगाते हैं। तो द वर्कर कॉल्ड आउट, कॉल ऑफ होता है रद्द करने के लिए, वर्कर्स ने स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर दिया मतलब रद्द कर दिया, तो यहां पे आउट नहीं होगा, क्या होगा, कॉल ऑफ होगा। कई बार आपके एग्जाम में ये कॉल ऑफ आ चुका है। अगला अगर बात होता है, कॉल फॉर मतलब होता है आवश्यक होना या मांग करना। जब आप कॉल फॉर करते हो तो किसी चीज की मांग करते हो कि भाई आपको किसी चीज की जरूरत है। तो अगर मैं कॉल फॉर कर रहा हूं, अगर मैं कॉल फॉर कर रहा हूं मतलब मैं मांग रहा हूं, मतलब मैं मांग रहा हूं या आवश्यकता बता रहा हूं, आवश्यकता बता रहा हूं। ये क्लास पूरी सुन के जाइएगा, ये क्लास पूरी सही से देख के जाइएगा, क्योंकि ये जो मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं इस तरीके से आप इनको याद कर पाओगे, अदरवाइज भूल जाओगे। आज पढ़ोगे, आज लगेगा आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद फिर आप भूल जाओगे। सीट जो पीडीएफ है मेरी, ये वाली पीडीएफ है जो, ये पीडीएफ आपको क्या काम करना है, ये वाली जो पीडीएफ है जरा ध्यान से देखिए, ये वाली पीडीएफ है जो, ये पीडीएफ फ्रेजल वर्ब की
ये जो मैंने ऐड किया हुआ है इसमें सब मैंने कायदे से लिख दिया हुआ है, सारे सॉल्यूशंस भी लिख रखे हैं। इसको कायदे से आपको अच्छे से याद करना है, अच्छे से रिवीजन करना है, लेकिन आपको सबसे पहले मेरी वीडियो सुन के जानी पड़ेगी। अगर वीडियो सुन के नहीं जाओगे ना तो भूल जाओगे, अपने से बार बार पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, याद कैसे करें, फिर बार बार आके मैसेज करोगे कि सर फ्रेजल वर्ब याद करते हैं, वो कैब याद करते हैं, फिर भूल जाता है। भूल जानते हो तो तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और दूसरी चीज़ है कि मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि हमारे दिमाग के पास दो तरीके की मेमोरी है भैया। एक है हमारा जो है टेम्परेरी, जब एक बार दो बार पढ़ते हैं तो टेम्परेरी मेमोरी में जाती है, पढ़ते वक्त या उसके 1 घंटे 2 घंटे बाद तक याद रहती है। जब तक वो परमानेंट मेमोरी में नहीं चली जाएगी वो भूल जाएगी। तो वॉश आउट हो जाए उसके पहले उसको इतनी बार रिवाइज करो कि उसका ट्रांजिशन हो जाए टेम्परेरी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में। अब ये देखो मेरा बनाया हुआ बात नहीं है, अगर आप सही मायने में बायोलॉजी अगर पढ़ने जाओगे तो आपके ब्रेन के 2 हिस्से बताए जाते हैं, जिसमें बताया जाता है कि एक होती है हमारी टेम्परेरी मेमोरी, जिसमें हम बोलते हैं कि उसको कि छोटी सी याददाश्त है, एक बड़ी वाली याददाश्त है, अंदर वाली याददाश्त है। जब वहाँ पे बातें पहुँच जाती हैं तो भूलती नहीं है, उसे बार बार जो है रिकॉल, अगर कोई चीज़ किया जा रहा है तो हमेशा परमानेंट मेमोरी में फिट जाएगी। कॉल आउट जो यहाँ पे दिया हुआ है इसका मतलब हो किसी चीज़ को जोर से पुकारना, या कॉल आउट का मतलब होता है दोष निकालना, ठीक है ना। तो कॉल आउट जब आप किसी को करते हो, जब आप कॉल आउट करते हो तो पुकारते हो, जोर से पुकारते हो, जोर से पुकारते हो, और या फिर दोष निकालते हो। तो जब कॉल आउट करते हो तो आप किसी पर दोष निकालते हो, दोष निकालते हो। वैसे तो देखो अगर मैं सिर्फ ये क्वेश्चन आता ही आपको बता देता कि कॉल आउट के साथ ऐसा होता है कि जोर से पुकारना होता है या दोस्त निकालना होता है, कॉल के साथ ऑफ लगा हो तो इसका मतलब होता है रद्द करना, तो आपकी जो जानकारी है वो पूरी कभी नहीं हो पाती। जब आप एग्जाम में बैठते उसके बाद अब की बार पता कॉल फॉर आ जाता, तो कहाँ से कर लेते सही। जरूरी है कि अगर कोई फ्रेजल वर्ब आया तो उससे रिलेटेड जो 4-5 फ्रेजल वर्ब बनते हैं, जो कॉमन फ्रेजल वर्ब बनते हैं, उन सबकी सही और सटीक जानकारी होनी चाहिए आपको। अगर किसी ने 90 डेज वोकैब प्लानर ले रखा है, इन सारे वोकैब को देखो, जिन्होंने पिछले सालों में ले रखा है वो इन सारे फ्रेजल वर्ब्स को देखो कि उसमें दिया हुआ कि नहीं। मैंने उसमें बांट रखा है कि हर दिन आपको खाली 5 फ्रेजल वर्ब पढ़ने हैं, 90 दिन पढ़ना है, 450 फ्रेजल वर्ब आसानी से याद हो जाएंगे। अब एक दिन अगर आप याद करने जाओ 700 तो नहीं याद होगा, रोज रोज 5-5 करके याद करोगे तो याद हो जाएगा। इसीलिए वो 90 डेज का वोकैब प्लानर बनाया है कि 90 दिन में वो प्लान करके आप उसे प्रिपेयर करो। अगला है द वॉलेंटियर गेव ऑन टू द फूड पैकेट्स टू द चिल्ड्रन ऑफ द ऑर्फनेज। अब हम जब गिव की बात करते हैं तो इससे रिलेटेड कई सारे फ्रेजल वर्ब है, जैसे मैंने आपको बोला गिव अवे। गिव अवे का मतलब होता है दान देना, खोल देना, रहस्य आदि जो है। गिव अवे का मतलब होता है गिव अवे करना, तो प्राइज वगैरह को बांटना होता है। गिव आउट का मतलब होता है खत्म हो जाना, ठीक है ना, या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना। गिव आउट का मतलब बांटना भी होता है या खत्म हो जाना है, ठीक है ना। और जब हम गिव आउट की बात बोल रहे हैं बांटना, तो इसका मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जरा इस बात को समझना, डिस्ट्रीब्यूट करना हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने की बातचीत कर रहे हैं। जब आप गिव अवे करते हो ना तो एक तरीके से प्राइज देते हो, क्या बात कर रहे हो, दान में बांटते हो। जब आप गिव अवे करते हो तो फ्री में या दान में बांटते हो। जैसे यूट्यूबर्स होते हैं गिव अवे करते हैं, जैसे मान लो कि अगर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपने 90 डेज कैप प्लानर की 1000 कॉपी गिव अवे करूंगा, तो वो मोहब्बत में बांट रहा हूँ ना। बच्चों के लिए अगर वो दान में बांटना कहा जाए तो गलत बात है, लेकिन मोहब्बत में बांटना, दान में बांटना, कुल मिला जुला के अगर उसके लिए पैसे चार्ज नहीं करो तो। लेकिन अगर जब आप गिव आउट करते हो तो गिव आउट का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करते हो। सिंपल डिस्ट्रीब्यूट करते हो कि क्वेश्चन पेपर बैठे वो गिव आउट कर दो, मतलब सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बांट दो, ठीक है ना। उसके बाद गिव इन का मतलब होता है दबाव में आकर मान जाना। जब आप गिव इन करते हो तो आप सरेंडर कर देते हो अपने आप को। क्या करते हो, जब गिव इन करते हो तो सरेंडर कर देते हो। और गिव अप का मतलब भी होता है आप जो है हार मान जाते हो, ठीक है ना। गिव अप करते हो तो हार मान जाते हो। गिव इन का मतलब होता है किसी के दबाव में गिव इन करते हो। और गिव अप का मतलब होता है भाई वो भी आप प्रेशर में ही करते हो, लेकिन गिव इन का मतलब है, गिव इन और गिव अप किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। गिव अप का मतलब हो रहा है कि हार मान गए, गिव अप स्मोकिंग, उसने छोड़ दिया, हार मान लिया, गिव अप कर दिया, ठीक है ना। और गिव इन का मतलब दबाव में आकर मान जाना, सी गिव इन टू दियर डिमांड्स, उसके डिमांड में उसने गिव इन कर दिया, मान लिया भैया, किसी के प्रेशर में आके मान लिया बात। और गिव अप जब होता है तो अपनी मर्जी से मान लेते हो, लेकिन अपने आत्मा के प्रेशर में आते तो हो। तो गिव अप बहुत कॉमन है, जब आप कोई चीज़ छोड़ते हो, स्मोकिंग छोड़ते हो या कोई चीज़ छोड़ते हो, कोई एडिक्शन छोड़ते हो तो आप गिव अप करते हो, ठीक है ना। और गिव इन करते हो तो भाई कोई डिमांड कर रहे हैं उसमें आके सरेंडर होकर आप गिव इन कर देते हो। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्या लिखा है, द वॉलंटियर गेव ऑन टू द फूड पैकेट्स टू द चिल्ड्रन ऑफ द ऑर्फनेज। अब यहाँ पे बताओ कि गेव जो फूड पैकेट्स है, जो फूड पैकेट्स है वो बच्चों को देना है, तो गेव अवे करना है गेव आउट, मैंने दोनों पे रेड कर रखा है, जरा बताना। यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे गेव ऑन नहीं होगा, गेव आउट होगा।
गिव आउट का मतलब यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। फूड पैकेट ऑलरेडी बाई हो चुका है, जब आप फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो फूड पैकेट्स दान नहीं दिया जाता है, फूड पैकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कंबल आप दान में दे सकते हो, पैसे आप दान में दे सकते हो, किताबें आप दान में दे सकते हो, लेकिन जब फूड पैकेट की बात किया जाए तो इस सेंस में बच्चों में क्या किया जा रहा है, बच्चों को दान नहीं दिया जा रहा है, भिखारियों को दान दिया जाता है या जो बैठे होते हैं उनको दान दिया जाता है। बच्चों में बात हो रही है तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने का सेंस आएगा, और यहाँ पे हम जो इस्तेमाल करेंगे वो गिव आउट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम गिव आउट लिखेंगे तो सही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, द वॉलंटियर गिव आउट टू द फूड पैकेट्स टू द चिल्ड्रन। वॉलंटियर्स ने जो है गिव आउट किया है जो है बच्चों को जो है पैकेट्स, फूड पैकेट्स। द चीफ गेस्ट गेव आउट प्राइजेज। अब यहाँ पे गेव आउट प्राइजेज हो गया ना, तो जब प्राइज होता है तो गिव अवे किया जाता है, जो प्राइज होता है वो गिव आउट नहीं किया जाता है, गिव अवे किया जाता है, ऐसे भी याद रख लेना। अब ये जो मैंने आपको हिंदी बताई यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो जाएगा, वहां पे लगेगा दान देना और यहाँ पे लगेगा प्राइज को बांटना, वहां पे लगेगा दान देना, तो ध्यान से याद रखिए, जो प्राइज होता है उसे गिव अवे किया जाता है, जो फूड पैकेट्स होता है उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, गिव आउट किया जाता है। इसको ऐसे याद रख लीजिए, जो फूड पैकेट्स होते हैं उसको क्या किया जाता है, गिव आउट किया जाता है, गिव आउट किया जाता है, इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूट, इसका मतलब होता है बांटना। यहाँ पे जो प्राइज होता है, जब हम प्राइज की बात करते हैं तो प्राइज गिव अवे किया जाता है, प्राइज गिव अवे किया जाता है, यहाँ गिव आउट नहीं होता। तो सही क्या होगा, यहाँ पे गिव अवे होगा। आगे चले अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि 52 क्वेश्चन है, 52 क्वेश्चन के साथ बहुत सारे फ्रेजल वर्ब है जो आपको सीखना भी है। इट इज ए जॉब टू चेस आउट क्लाइंट्स with outstanding debts. It is a job to chase out clients with outstanding debts. चेस एक होता है चेस आफ्टर, एक होता है चेस डाउन। चेस डाउन का मतलब होता है ढूंढ निकालना, और चेस आफ्टर का मतलब होता है किसी का पीछा करना। तो यहाँ पे क्लाइंट्स को चेस आफ्टर नहीं किया जाता है, जैसे चोर होता है उसको क्या करते हैं, उसको आप थीप को जो है चेस आउट करोगे जो है। जब चेस डाउन करते हो इसका मतलब होता है ढूंढ निकालना। ही चेस डाउन द सस्पेक्ट क्विकली, इसने सस्पेक्टों को ढूंढ निकाला, ठीक है। तो इट इज हिज जॉब टू चेस आउट, तो चेस आउट यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ना। और चेस आउट नहीं होगा, या तो चेस आफ्टर होगा। चेस आफ्टर का मतलब होता है डॉग चेस्ड आफ्टर द कैट, कैट के पीछे जो है पीछा कर रहा था, तो इसका मतलब होता है पीछा करना चेस आफ्टर का। और दूसरा मतलब क्या हो गया, चेस डाउन का मतलब होता है ढूंढ निकाला। तो यहाँ पे क्लाइंट्स को क्या हो रहा होगा, क्लाइंट्स ढूंढने का काम है। इट इज जॉब, उसका जो जॉब है, उसका जो काम है वो क्लाइंट को ढूंढना है, ना कि उसका पीछा करना है। तो जब हम चेस आफ्टर करते हैं तो पीछा करते हैं, जब हम चेस डाउन करते हैं तो ढूंढ निकालते हैं। इसको ऐसे लिख लो, जब चेस डाउन करते हैं तो ढूंढ निकालते हैं, तो ढूंढ निकालते, तो यहाँ पे चेस डाउन होगा ना कि चेस अप। क्लाइंट को ढूंढने की जब बात होती है तो चेस आउट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, द सन्स ऑफ द ओल्ड फार्मर फेल ऑफ आफ्टर देयर फादर ब्रीथ डिजीज लास्ट इन द विलेज। जो बच्चे हैं, जो फार्मर के बच्चे हैं, वो क्या हो गए, फेल ऑफ हो गए। फेल अपार्ट का मतलब भावनात्मक रूप से टूट जाना होता है। फेल अपार्ट का मतलब होता है भावनात्मक रूप से टूट जाना, टूट जाना, यही यहाँ पे जो है होगा। फेल ऑफ का मतलब होता है गिर जाना, फेल ऑफ का मतलब होता है गिरना। तो यहाँ पे जो होगा फेल अपार्ट, फेल अपार्ट का मतलब होता है भावनात्मक रूप से गिर जाना, या भावनात्मक रूप से टूट जाना। तो अगर किसी जो है के पिता की जो है डेथ हो जाएगी तो जो बच्चे होंगे वो भावनात्मक रूप से टूट जाएंगे। तो यहाँ पे सही फ्रेजल वर्ब क्या होगा, फेल अपार्ट होगा। आगे चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, आपको बताना है यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइंड एंड गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। वी थिंक ऑफ द पास्ट, थिंक जो है अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ लेता है, अपने आप में सही है। इज हिस्ट्री ऑफ द वर्ड एज फिक्स्ड, एज फिक्स लिखा है अपने आप से सही है। बट ऑफ द फ्यूचर एज अनडिसाइडेड, अनडिसाइडेड सही है। एंड ओपन टू ए वेल्थ ऑफ पॉसिबिलिटीज, ठीक है ना। जब वेल्थ ऑफ लिखते हो ना तो ये डबल ऑफ नहीं आता है, ये होता है वेल्थ ऑफ समथिंग, वेल्थ ऑफ समथिंग। तो अपने साथ जो वेल्थ लेता है वो ये वाला ऑफ लेता है, ना कि ये वाला ऑफ लेता है। बस ये यहाँ पे करेक्शन करना था क्वेश्चन नंबर 23 में। मैंने वेल्थ ऑफ की जो है हिंदी मीनिंग वगैरह अटैच कर दी है, एक आध एग्जाम्पल कर लिया है। वेल्थ ऑफ नॉलेज का मतलब हो गया, ये इस तरीके से इस्तेमाल होता है। वेल्थ अपने साथ ऑफ लेता है, जैसे वेल्थ ऑफ नॉलेज अगर कहें तो किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा ज्ञान होना, तो वेल्थ के साथ ओ एफ लगता है, ओ डबल एफ वाला नहीं लगता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। अब याद नहीं करोगे तो कैसे बात चलेगी। अब जैसे ऑफ और ऑफ में कन्फ्यूजन तो होगा, अगर कहीं ऑफ लग दिया जाएगा, कहीं ऑफ लग दिया जाएगा तो कन्फ्यूजन तो होगा ही होगा। तो जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे, जब तक आप अच्छे से पढ़ोगे नहीं, तब तक कैसे
एग्जाम में जाकर प्रेजेंट कर पाओगे। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। फ्रेजल वर्ब में क्या है, फ्रेजल वर्ब में रट्टेबाजी है, रट्टेबाजी के सिवा और कुछ नहीं है। ये सीट ही चाहिए आपको, और थोड़ी सी एक बार आपको वीडियो सुननी है ताकि आपको चीज़ें थोड़ी याद रह जाए। टीचर किसी किसी फ्रेजल वर्ब जो डिफिकल्ट रहता है उस पर 2-3-4 मिनट रुक जाता है, आपको उसको समझाने में समय दे देता है ताकि वो फ्रेजल वर्ब उसी जगह आपको रटवा दे। अगला क्वेश्चन है द न्यू सॉफ्टवेयर कंजिस्ट। जो कंजिस्ट है अपने साथ ऑफ लेता है और कंजिस्ट अपने साथ इन भी लेता है। जब कंजिस्ट ऑफ होता है तो किसी चीज से ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है किसी चीज से मिलकर बना होना, कंप्राइज होना, ठीक है ना, किसी चीज से मिलकर कंप्राइज होना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द न्यू सॉफ्टवेयर, जो न्यू सॉफ्टवेयर बना है वो कंजिस्ट ऑफ है सेवरल फीचर्स एंड टूल्स, कुछ फीचर और टूल से मिलके बना हुआ है। यहाँ फ्रॉम नहीं लगता है, ये अपने साथ या तो ऑफ लेता है या तो इन लेता है। जब हम कंजिस्ट इन कहते हैं इसका मतलब है किसी चीज में समाहित होना होता है, उससे बना नहीं होता है, उसका पार्ट होता है, उसका इंटरनल पार्ट होता है। जब हम बोलते हैं ना ये चीज मिली, जैसे मैं बोलूँ कि जो मेरी लैब है वो कंजिस्ट ऑफ है किससे, एक कैमरा से है, एक आईपी पैनल से है, मेरे सामने लैपटॉप है, तो ये इन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है। अब मेरी जो बॉडी है वो इसके अंदर समाहित क्या क्या हो सकती है, बहुत सारी इंटरनल ऑर्गन्स है जो इसके अंदर कंजिस्ट इन है। तो अगर किसी के इंटरनल पार्ट की बात होती है तब हम कंजिस्ट इन इस्तेमाल करते हैं। जब किसी चीज़ से मिलकर किसी चीज़ को बनाया जाता है तो हम कंजिस्ट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आता है वो आप याद रख लो, एग्जाम में हमेशा जो क्वेश्चन आता है वो आता है कंजिस्ट के साथ आपको ऑफ लगाना होता है, कंजिस्ट के साथ हमेशा ऑफ लगाना होता है, कंजिस्ट के साथ ऑफ लगाना होता है, ये याद रखिएगा। इन वाला केस कभी एग्जाम में आया नहीं है। अगर 2004 से लेकर 2024 तक देखोगे तो कभी वाला केस आया नहीं। ऑफ वाला केस जब भी आता है हर बार आता है, और ये तकरीबन 18-19 बार आ चुका है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे फ्रेजल वर्ब नहीं आएंगे क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो सिंगल सिंगल है। जैसे बाई वर्चू, बाई वर्चू ऑफ होता है, ओ डबल एफ नहीं होता है। बाई वर्च्यू ऑफ, बाई वर्च्यू ऑफ, बाई डिंट ऑफ, बाई वर्च्यू ऑफ, के बल पर, इसका मतलब होता है बाई वर्च्यू ऑफ, के बल पर, के बल पर। अब इसमें क्या सीखना था, अगर आप इंग्लिश ग्रामर की किताब पढ़ोगे, इंग्लिश ग्रामर की मेरी वाली किताब पढ़ोगे, मैंने और किसी की किताब उतनी नहीं देखी है, प्लिंटू पैरामाउंट देखी है मैंने, प्लिंटू पैरामाउंट में भी मिल जाएगी क्योंकि वाली किताब मैंने अपने समय में पढ़ी थी, जो इंग्लिश ग्रामर की किताब है। उसमें आप देखोगे तो बाई वर्च्यू ऑफ, बाई डिंट ऑफ, इन अकॉर्डेंस, इन अकॉर्डिंग टू, ये सारे के सारे जो कॉमन फ्रेज है जो एग्जाम में इस्तेमाल होते हैं उन सब की समरी प्रीपोजिशन के चैप्टर में लिखी हुई है, प्रीपोजिशन के चैप्टर में लिखी हुई है सारी की सारी। तो अगर आप मेंस तक की तैयारी करना चाहते हो और अगर अब भी आपको लगता है कि नहीं आपके पास कंटेंट होना चाहिए, अगर किताब अगर पढ़ना है तो मेरी 3 की तीनों किताबें आप रख लो, प्री से लेके मेंस तक आपके लिए काम आ जाएगी। लेकिन प्री के लिए अभी कुछ मत बाई करो, अगर मेंस के लिए बाई करना है, अभी से बाई करना तो आप बाई कर सकते हो। प्री के लिए जरूरी है कि जो मैं क्लास अभी डिलीवर कर रहा हूँ ये रोजाना बेसिस पे क्लास लो, और जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ ये पीडीएफ की प्रैक्टिस कर लो। अपने आप किसी भी कोर्स से कहीं ज़्यादा बेहतर है। जितनी मेहनत मैं इस क्लास के लिए कर रहा हूँ, इस क्लास के कंटेंट के लिए कर रहा हूँ, इतनी मेहनत तो मैं अपने फाउंडेशन बैच में मैंने नहीं कर रखी है, क्योंकि इसमें बहुत मुझे कंटेंट को छांटना पड़ा है। उसमें तो हमने क्या है छांटा है, लेकिन इतना कोर कंटेंट नहीं छांटा है। मैं क्लास में बता तो जरूर देता हूँ ये चीज़ आता है, ये चीज़ आता है, ये चीज़ आता है, ये मेरी क्लास की खासियत है जिससे आपको एग्जैक्टली पता रहता है ये क्वेश्चन पिक होता है। अगला क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू लिखते हैं, विथ रेफरेंस ऑफ नहीं लिखते हैं। के संदर्भ में इसका मतलब होता है हिंदी में के संदर्भ में, संदर्भ में, के संदर्भ में। विथ रेफरेंस टू योर लेटर, आपके लेटर के संबंध में। द ऑर्गेनाइजेशन विशेस टू हायर यू फॉर द सिक्योरिटी सर्विस, आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन हायर करना चाहती है सुरक्षा सर्विस के लिए। तो के संदर्भ में इसका हिंदी मतलब होता है जब हम विथ रेफरेंस टू का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी याद करने से थोड़ा हमें सेंटेंस की मीनिंग समझ में थोड़ी बेहतर आने लगती है। लेकिन इसका दूसरा एंगल क्या होता है, इसका दूसरा एंगल ये होता है कि हम हर चीज़ में हिंदी ढूंढना चालू करते हैं। तो वो कैब याद करने के लिए आप हिंदी का सहारा, अंग्रेजी का सहारा, जैसे मर्जी वैसे ले, लेकिन आपको याद होना चाहिए। फ्रेजल वर्ब के लिए आपको हिंदी का सहारा लेना पड़ेगा। अगर फ्रेजल वर्ब में आप हिंदी का सहारा नहीं लोगे तो आप याद ही नहीं कर पाओगे, बार बार भूल जाओगे। हिंदी इंग्लिश दोनों का सहारा लो। अगला क्वेश्चन है किड्स लर्न ए लॉट, ए लॉट फ्रॉम होता है, किसी से जब आप लर्न करते हो तो ए लॉट फ्रॉम का इस्तेमाल करते हो, ए लॉट बाई का इस्तेमाल नहीं करते हो। तो ये सीधा सीधा हो रहा है, ये फ्रेज आता है लॉट फ्रॉम, समवन। कुछ अगर आप लर्न कर रहे हो, लर्न ए लॉट फ्रॉम समवन होता है, तो यहाँ पे फ्रॉम का इस्तेमाल करोगे, बाई का इस्तेमाल नहीं करोगे। किड्स लर्न ए लॉट फ्रॉम दियर स्कूल एक्टिविटीज एंड होमवर्क, जो स्कूल एक्टिविटीज़ है उससे क्या है किड्स बहुत ज़्यादा लर्न करते हैं। तो जब आप लर्न करते हो तो ए लॉट फ्रॉम समवन या समथिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन है 28, इसमें थोड़ा आपको सीखने को
सीखने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है द पुलिस कुड नॉट होल्ड ऑन द पीपुल फॉर लॉन्ग एज दे गैदर्ड इन लार्ज नंबर। द पुलिस कुड नॉट होल्ड ऑन, ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं क्या जब हम हेल्ड ऑन की बात कर रहे हैं? तो ये हेल्ड बैक की बात किया था मैंने वहाँ पे। ये दूसरा क्वेश्चन है, आई थिंक ये दूसरा क्वेश्चन है। जब आप किसी को होल्ड बैक करते हो तो आप रोक के रखते हो। जब किसी को आप हेल्ड बैक करते हो, ध्यान रखना, जब हेल्ड बैक करते हो आप किसी को पीछे रोक कर रखते हो, पीछे रोक कर रखते हो। होल्ड ऑन करते हो, फोल्ड, फोन को होल्ड ऑन करते हो। जब आपका फोन होता है तो वो होल्ड ऑन करते हो, मतलब रिसीवर ऐसे होल्ड ऑन करके रखते हो। कहते हैं ना होल्ड ऑन करो, होल्ड ऑन करो, फोन को होल्ड ऑन करो। तो अगर हम होल्ड बैक की बात करें तो इसका मतलब होता है रोकना, छिपाना, पीछे हटाना, ठीक है ना। और अगर मैं होल्ड ऑन की बात करूं तो डटे रहना, हार ना मानना। इसका मतलब क्या होता है? डटे रहना, हार ना मानना, किसी चीज़ को कसकर पकड़ लेना, इंतजार करना। फ़ोन पे होल्ड ऑन कर रहे रहो, मतलब फ़ोन पे आप इंतजार कर रहे हो। तो होल्ड ऑन की ये मीनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। और होल्ड बैक जो होता है इसका मीनिंग होता है रोकना, छिपाना या पीछे हटाना। तो पुलिस को क्या है, यहाँ पे लोगों को जो है, जो गैदर हो रहे हैं उनको पीछे हटाना है, रोक के रखना है। तो यहाँ पे सही जो फ्रेज होगा वो होगा होल्ड बैक, ना कि होल्ड ऑन होगा, ठीक है ना। तो होल्ड ऑन का मतलब होता है, ध्यान से रखना, डटे रहना, हार ना मारना, ठीक है। किसी चीज को कस कर पकड़ लेना, होल्ड टाइट। होल्ड ऑन करना मतलब टाइट कस के पकड़ रहे हो। या फोन की अगर बात करें तो आप इंतजार करवा रहे हो, होल्ड ऑन करा रहे हो। आई होप ये फ्रेजल वर्ब एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन है 2023 एसएससी CHSL ईयर सेकंड का। द स्टूडेंट्स वर एबल टू गेट बेटर फ्रॉम कॉलेज अर्ली सो दे वेंट टू द मूवीज। यहाँ एक चीज ध्यान से देखो, तो गेट अवे फ्रॉम का मतलब होता है किसी से दूर हटना, गेट अवे फ्रॉम कॉलेज। तो जो द स्टूडेंट है वर एबल टू गेट अवे, मतलब कॉलेज से वो दूर हटने में सफल रहे। द स्टूडेंट वर एबल टू गेट अवे फ्रॉम कॉलेज अर्ली सो दे वेंट टू द मूवीज। वो कॉलेज से जल्दी निकल गए, गेट अवे हो गए, भाग गए। रन अवे होना, गेट अवे होना, गेट अवे, रन अवे, इनका मतलब क्या होता है? भागना, भागना। तो यहाँ पे गेट के साथ अवे आना चाहिए क्योंकि बच्चे स्कूल से भाग रहे हैं, चुपके से भाग रहे हैं। तो गेट बेटर इस्तेमाल ऐसे किया गया कि आपको समझ में नहीं आया कि कहाँ गड़बड़ किया गया, कहाँ गड़बड़ किया है, क्या है। तो याद रहेगा ना, रन अवे होना या गेट अवे होना, इसका मतलब होता है भाग जाना। अगला है नेवर पुट ऑफ अंटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। तो जब हम आप पुट ऑफ करते हो मतलब पोस्टपोन करते हो। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, पोस्टपोन करना या डिले करना। तो ये पुट ऑफ की स्पेलिंग होती है OFF, ना कि सिंगल एफ होती है। तो पुट ऑफ का मतलब होता है टालना। पुट ऑफ विथ का मतलब होता है सहन करना। ये दूसरा फ्रेज है जो आपके एग्जाम में जो है 6-7 बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो इसे याद रखना। पुट ऑफ विथ का मतलब होता है सहन करना। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सहन करना। आई कैन नॉट पुट अप विद दिस नॉइज, मैं इस नॉइज को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इस नॉइज को सहन नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। पुट आउट का मतलब होता है आग को बुझाना, परेशान करना। ही पुट आउट द फायर क्विकली। तो जब आप किसी आग को बुझा देते हो तो पुट आउट करते हो, जब आप किसी को पुट आउट करते हो तो किसी को परेशान करते हो। तो जब आप पुट आउट करते हो तो कैसे याद रख सकते हो? पुट आउट करते हो तो आप परेशान करते हो, या पुट आउट करते हो तो आग बुझाते हो। अगला है पुट अक्रॉस का मतलब होता है विचार समझना। तो ही पुट अक्रॉस हिज पॉइंट वेल, उसने उसका पॉइंट जो है पुट अक्रॉस किया, मतलब अच्छे से समझा। तो जब आप पुट अक्रॉस करते हो कैसे याद कर सकते हो? इसको जरा ध्यान से रखो, मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद करने में दिक्कत नहीं हो। जब आप पुट अक्रॉस करते हो, जब आप पुट अक्रॉस करते हो तो समझते हो, तो समझते हो, याद रहेगा। जब आप पुट अक्रॉस करते हो तो आप किसी चीज को समझते हो। आगे चले भैया। जर गर्मी है यार इस टाइम पे। जो कानपुर का टेम्परेचर है वो 48-49 डिग्री चल रहा है। मतलब लाइट वैसे तो कानपुर में कटती नहीं है, सुना था मैंने कि दिल्ली में केजरीवाल के समय में नहीं कटती थी। अब जब से बीजेपी आई है तो पावर कट लग रहे हैं। कानपुर में वैसे तो लाइट नहीं कटती है, लेकिन इस वक्त लाइट कट रही है। और लाइट आए तो भी मतलब एसी का ऐसा हालात है कि एसी कब जो है सरेंडर कर जाती है पता नहीं चलता है। बीच क्लास में कुछ कर नहीं सकते हैं, और अपना घर भी थोड़ा पैक है एसी की वजह से। तो अगर एसी एक बार भी स्टॉप करती है तो पसीने से बिल्कुल यूं टर हो जाते हैं। तो जब भी लाइट हल्की सी डिम हो तो ये समझ जाइएगा कि जो क्लास है वो बैकअप पे चल रहा है, क्योंकि ये घर से क्लास ले रहे हैं। जैसे अभी लाइट थोड़ी तेज हो गई तो लाइट आ गई है, लेकिन स्टिल मेरा जो एसी है ना वो पता नहीं क्यों अब सर्विस मांग रहा है। मुझे लग रहा है दोबारा, ऑलरेडी सर्विस करा रखा है, या तो इसको बदलना पड़ेगा। अगला है शेप्स दैट आर इम्पॉसिबल टू मेक ऑफ मैचिंग कैन बी प्रिंटेड। तो जो यहाँ पे लिखा है ना मेक ऑफ मैचिंग, ये जो फ्रेज होता है ये थोड़ा सा
अलग होता है, टू मेक बाई मैचिंग होता है, टू मेक बाई मैचिंग होता है। इस फ्रेज का इस्तेमाल करना है। ये बिल्कुल नया फ्रेज था, मुझे नहीं लगता एग्जाम में किसी बच्चे से सही सही पढ़ा हुआ हो के इस क्वेश्चन को करेक्ट कर पाता। उसको इसको तुक्का ही मारना पड़ता कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ अटपटा लग रहा है, ये कहाँ पे आया है, एसएससी एमटीएस के एग्जाम में आया है और क्वेश्चन ठीक ठाक आ गया है। तो ये फ्रेज किसी चीज़ को जोड़कर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, टू मेक बाई मैचिंग। तो दिस नेकलेस इज मेड बाई मैचिंग बिट्स एंड स्टोन्स, बिट्स और स्टोन्स को जो है मिला के इस नेकलेस को बनाया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, शेप्स दैट आर इम्पॉसिबल, वो जो शेप्स हैं जिनको मेक बाई मैचिंग मतलब जोड़कर बनाना मुश्किल है, कैन बी प्रिंटेड, उसे प्रिंट किया जा सकता है। तो शेप्स दैट आर इम्पॉसिबल, वो सारे शेप्स जो इम्पॉसिबल है जोड़कर बनाने में, उसे भी प्रिंट किया जा सकता है, ये क्वेश्चन में जवाब है। तो टू मेक बाई मैचिंग होता है, मेक ऑफ मैचिंग नहीं होता है। मेक बाई मैचिंग ये फ्रेज याद रखिएगा। इस बार आया, हो सकता है दोबारा कभी रिपीट कर दे, और अगर 23 में आया है तो 25 में दोबारा रिपीट कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, टैक्स डिस्प्यूट सेटलमेंट माइट नॉट वर्क आउट इन द डिजायर्ड स्केल। देखो वर्कआउट तो ठीक है, वर्कआउट का मतलब होता है काम करेगा, काम करेगा या नहीं करेगा, काम करेगा या नहीं करेगा, इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। और वर्कआउट का मतलब एक्सरसाइज भी होता है, कहते हैं वर्कआउट करने जाना है तो एक्सरसाइज भी इसका मतलब होता है। लेकिन वर्कआउट या तो अपने साथ ऑन लेता है या तो अपने साथ एट लेता है। तो यहाँ पे जो इस्तेमाल होगा वर्कआउट ऑन द डिजायर्ड होगा, वर्कआउट ऑन द डिजायर्ड स्केल होगा। वर्कआउट के साथ हम इनका इस्तेमाल नहीं करते, ध्यान रखिएगा, वर्कआउट के साथ हम इनका इस्तेमाल नहीं करते, इनका इस्तेमाल करना गलत होता है। अगला है, भूषण हैड रिसेंटली रन ऑन टू कैथरीन एट द सुपरमार्केट, दे वर सीइंग ईच अदर आफ्टर मेनी ईयर्स। जब रन इनटू करते हो, इसका मतलब है अचानक मुलाकात करते हो, मीट बाई चांस होता है, मीट बाई चांस होता है। रन इनटू का मतलब होता है अचानक मिलना, अचानक मिलना। अब इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ किया गया है, रैन इनटू, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर रैन इनटू की जगह क्या किया है, इसको ऐसे ऑन और फिर टू लगा दिया गया है। तो इसको कैसे बदलना है, आपको रन के साथ इन लगाना है और टू साथ में लगाना है, ये रैन इनटू है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है अचानक मुलाकात करना, मीट बाई चांस, ठीक है ना। एक और शब्द आता है इसके लिए, केम अक्रॉस या कम अक्रॉस, कम अक्रॉस। और ये भी आपको सिखाया जाता है जब आप प्रीपोजिशन का चैप्टर पढ़ते हो, तो इसमें बताया जाता है कैम कैम केम अक्रॉस के साथ सडनली का इस्तेमाल नहीं करते और केम अक्रॉस के साथ विथ का इस्तेमाल नहीं करते, इसके साथ विथ का इस्तेमाल नहीं करते और इसके साथ सडनली का इस्तेमाल नहीं करते। सडनली का यूज कम अक्रॉस के साथ नहीं करते और इसका मतलब ये होता है मीट बाई चांस, ठीक है ना। तो जब आप रन इनटू करते हो तो किसी से अचानक मुलाकात होती है, तो यहाँ पे आपको ऑन टू की जगह इनटू लगाना था बस, और कुछ नहीं है। कुछ और फ्रेज इससे रिलेटेड है, जब आप रन ओवर करते हो तो किसी को कुचल देते हो, किसी गाड़ी से कुचल जाते हो तो रन ओवर हो जाते हो, तो कार रन ओवर ए डॉग, ठीक है ना। रन आउट ऑफ का मतलब होता है कोई चीज़ आपके पास खत्म हो गई हो, खत्म हो जाना किसी चीज़ का भी, रन आउट ऑफ मिल्क, हमारे पास मिल्क बची हुई नहीं है, खत्म हो गई है। तो ध्यान रखिएगा, रन इन टू आता है, इसका मतलब होता है अचानक मुलाकात होना, टकराना। रन आउट ऑफ किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाना जो है। रन ओवर का मतलब होता है कुचल जाना, गाड़ी वगैरह के अंदर आके नीचे आके कुचल जाना। अगला क्वेश्चन है, आई बिगेन विथ राइटिंग, वन ए वीक नहीं होता, वन से वीक होता है। ये तो सबको समझ में भी आ जाएगा, बहुत आसान सा था, वन से वीक होता है ये फ्रेज, वीक में एक बार की बात हो रही है, तो वन ए वीक नहीं होता है, वन से वीक होता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगला एक क्वेश्चन आया है, यू नेवर नो व्हेन यू आर गोइंग टू स्टम्बल टू ए ज्वेल इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड कॉर्नर। ये जो फ्रेज इस्तेमाल होता है वो होता है स्टम्बल्ड अपान। जब स्टम्बल अपान की बात करें तो अचानक से कुछ मिल जाना होता है, स्टम्बल अपान का मतलब होता है अचानक से कुछ मिल जाना। तो यू नेवर नो, जब यहाँ पे बात हो रही है तुम्हें नहीं पता, तुम कभी नहीं जान सकते हो, इसका मतलब है कि आप अचानक वाली बात कर रहे हो। क्या बात कर रहे हो, इससे देख के ही पता चल रहा है कि आप अचानक वाली बात कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता, यू नेवर नो, तुम्हें कभी नहीं पता। व्हेन यू आर गोइंग टू स्टम्बल, स्टम्बल के साथ अपॉन लगाना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अचानक से कोई चीज घट जाना या अचानक से कुछ मिल जाना। स्टम्बल अपॉन ए ज्वेल इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड कॉर्नर, किसी अनएक्सपेक्टेड कॉर्नर पे आपको क्या हो सकता है, कोई ज्वेल मिल सकता है। स्टम्बल अपॉन कर रहे हो, इसका मतलब कोई चीज मिलना, अचानक से मिलना। तो तुम्हें नहीं पता भैया किसी भी कॉर्नर पे क्या हो सकता है, अचानक से स्टम्बल अपॉन हो सकते हो किसी ज्वेल के साथ। तो जब आप स्टम्बल अपॉन होते हो तो अचानक से कुछ मिलता है, तो अचानक से कुछ मिलता है, कुछ मिलता है।
क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, मैं समझ रहा हूँ क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन ज़रूरी है क्लास में ठहरे रहना, टिके रहना। जो अंत तक टिके रहेगा वही रिजल्ट निकाल के लेके आएगा, जो अंत तक टिका नहीं रहेगा वो रिजल्ट निकाल के नहीं ले आएगा। ज़रूरी है क्लास को आप पूरी तरीके से देखें, 1.5x पे लगा के देखें, 2x पे लगा के देखें, लेकिन अच्छी तरीके से देखें, एक बार कम से कम स्लो स्पीड पर देखें। अगला है जो CGL टीयर सेकंड में आया था 2023 में, डेनियल सेट ऑन हिज न्यू बाइक एंड वेंट आफ्टर ए राइड। जब आप वेंट आफ्टर होते हो, ठीक है ना, जब वेंट आफ्टर होते हो या गो फॉर होते हो तो क्या होता है, आप किसी चीज़ को पसंद करते हो। गो फॉर का मतलब होता है पसंद करना, चुनना या फिर हमला करना, ठीक है ना। तो और वेंट आफ्टर होते हो तो वेंट आफ्टर का मतलब होता है, गो आफ्टर होने का मतलब होता है सर्च करना, तलाशना, किसी को मारने पीटने के लिए दौड़ना, वेंट आफ्टर समवन, हम कहते हैं ना वेंट आफ्टर समवन। लेकिन जब आप राइड वगैरह पे जाते हो तो आप गो फॉर राइड जाते हो, वेंट फॉर राइड जाते हो, यहाँ पे आफ्टर नहीं लगाते। जब आप वेंट आफ्टर करते हो तो किसी के पीछे जाते हो उसको पकड़ने के लिए। गो आफ्टर या वेंट आफ्टर का मतलब हो गया पीछा करना, पीछा करना या पकड़ने के लिए जाना, पकड़ने के लिए जाना, जाना। और जैसे राइड वगैरह के लिए जाते हो तो गो फॉर राइड, वेंट फॉर राइड, वेंट फॉर ए राइड होगा यहाँ पे, आफ्टर नहीं। किसी के पीछे नहीं जा रहे हो, आप राइड के लिए जा रहे हो, तो जब राइड के लिए जाते हो तब आप फॉर का इस्तेमाल करते हो गो के साथ, और यहाँ पे पास्ट इस्तेमाल है तो वेंट फॉर इस्तेमाल करोगे। हम अमला जूस इज रिच विथ विटामिन सी। रिच इन समथिंग होता है, रिच विथ नहीं होता। रिच अपने साथ इन लेता है जिसका मतलब होता है भरा होना, भरा होना, संपूर्ण होना, भरा होना या भरपूर होना। रिच इन विटामिन सी। जो अम्ल जूस होता है वो क्या होता है, अम्ल जो जूस है वो क्या है, वो रिच इन है किसमें, विटामिन सी में। तो रिच अपने साथ इन लेता है, अबाउंड अपने साथ इन लेता है, अबाउंड अपने साथ विथ लेता है। जब आप मेरा पढ़ने जाओगे तो सबसे पहला आपको 90 डेज वोकैब प्लानर में मिलेगा अबाउंड इन या फिर अबाउंड विथ, जिसका मतलब होता है भरा होना। इसका मतलब ही होता है रिच इन होना। क्या होना, रिच इन होना। और यहाँ पे सीधे इसकी जगह क्या दे दिया गया, रिच इन दे दिया गया। यहाँ पे अबाउंड इन, अबाउंड विथ का भी इस्तेमाल किया जा सकता था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। सी हैज ए हैबिट ऑफ स्पेंडिंग अगेंस्ट हर मीन्स। स्पेंडिंग अगेंस्ट हर मीन्स नहीं होता, बियॉन्ड। जब आप जरूरत से ज्यादा खर्च करते हो तो बियॉन्ड का इस्तेमाल करते हो, तो स्पेंडिंग बियॉन्ड का इस्तेमाल होगा, स्पेंडिंग अगेंस्ट नहीं होगा। कि आप जब जरूरत से ज्यादा खर्च करते हो, सी हैज ए हैबिट ऑफ स्पेंडिंग बियॉन्ड हर मीन्स, मतलब मीन्स का मतलब है कि उसके पास जो अर्निंग है, जो माध्यम है जिससे उसकी इनकम होती है, उसके बियॉन्ड खर्च करने की उसकी क्या है, आदत है। तो किसी के जब बियॉन्ड करते हो या किसी से जब ऊपर करते हो, जब ओवर खर्च करते हो, तो आप इस्तेमाल करते हो स्पेंडिंग बियॉन्ड, ना कि स्पेंडिंग अगेंस्ट। अगला है द मीटिंग वॉज हेल्ड अपॉन फॉर एन आवर, ठीक है ना, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द कमिटी मेंबर्स। तो हेल्ड अपॉन का इस्तेमाल नहीं होगा ना, हेल्ड ऑन का इस्तेमाल होगा, रोक देना, ठीक है ना। तो हेल्ड ऑन, द मीटिंग वॉज हेल्ड अपॉन फॉर एन आवर ड्यू टू, 1 घंटे के लिए रोक दी गई। तो जैसे होल्ड ऑन कर दी गई ना, जैसे फोन आप होल्ड ऑन कर देते हो, तो हेल्ड ऑन कर दी गई, रोक दी गई। अगला है फॉर्चुनेटली ही पास द एग्जाम्स विथ डिंट ऑफ सियर हार्ड वर्क। विथ डिंट ऑफ नहीं होता, बाई डिंट ऑफ होता है, के बल पर, जिसका मतलब होता है बाई डिंट ऑफ। ये क्या होता है, ये होता है जिसका मतलब के बल पर होता है, के बल पर, इसी चीज के बल पे। फॉर्चुनेटली भाग्यवश ही पास द एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन पास हो गया। बाई डेंट ऑफ सियर हार्ड वर्क, वो हार्ड वर्क और डिलीजेंस के उस पर जो है भाग्यवश वो पास हो गया जो है। तो बाई डेंट ऑफ फ्रेज होता है, क्या होता है, बाई डेंट ऑफ फ्रेज होता है। जैसे मेरे सामने मेरी किताब पड़ी हुई है, आप चाहो तो मैं इसका पेज नंबर भी बता सकता हूँ कि कौन से पेज पर ये लिखा हुआ है सब चीज़। ये मिलेगा आपको 217 पेज नंबर पे, ये सब कुछ लिखा हुआ है इसी पे। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये पूरा सब इसी पे लिखा हुआ, इसी पे लिखा हुआ, विथ ए रेफरेंस टू, अभी आया था इसमें, बाई बाई मीन्स ऑफ, बाई डिंट ऑफ, इन लिeu ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इन रिलेशन टू, अकॉर्डिंग और अकॉर्डेंस के बीच में, बाई वर्चू ऑफ, इन केस ऑफ, बाई डिंट ऑफ, अकॉर्डिंग टू, ओइंग टू। ये सारा इस पे अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। सोच के देखो कहाँ बाहर से नहीं आ रहा है ना, वही तो बार बार बोलते हैं यार, आप लोग सही से रिसोर्स पढ़ते ही नहीं हो। अगर आप सही से रिसोर्स पढ़ोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, पेज बाई पेज मिल जाएगा, किस पेज पे क्या क्या लिखा हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि अगली बार एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हर पेज में मैं किताब का पेज, हर क्वेश्चन में ना मैं किताब का पेज नंबर ऐड कर दूंगा कि कौन से पेज नंबर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है द जेंटलमैन हैड ए सूटकेस फुल विथ विक्स। अरे फुल ऑफ होता है, जब किसी चीज से भरा होता है तो फुल विथ नहीं होता है, क्या होता है, फुल ऑफ होता है। अब किस में आया था, CGL टीयर सेकंड में आया था। मतलब मुझे लग रहा था ये MTS में भी नहीं पूछना चाहिए, ये GD में भी नहीं पूछना चाहिए। जब आप बोलते हो ना किसी चीज से भरा हुआ होता है तो फुल ऑफ समथिंग होता है। क्या होता है, फुल ऑफ समथिंग, फुल ऑफ समथिंग होता है, ना कि फुल विथ समथिंग होता है।
समटाइम्स आई एक्ट लाइक ए फूल एंड सी हैज टू स्टेप इन टू सेव मी। जब स्टेप इन करते हो आप किसी चीज में, स्टेप इन करते हो, इसका मतलब है आप दखल देते हो, दखल देते हो। तो जब दखल देने की बात होती है तो स्टेप इन का इस्तेमाल करते हो, स्टेप इनटू का इस्तेमाल नहीं करते हो। समटाइम्स आई एक्ट लाइक ए फूल, मैं कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बेवकूफ़ की तरह हरकत करता हूँ। एंड सी हैज, और उसको क्या करना पड़ता है, हैज टू, उसको करना पड़ता है स्टेप इन, दखल देना पड़ता है मुझे बचाने के लिए। तो यहाँ पे स्टेप इनटू नहीं होता, स्टेप इन होता है, जिसका मतलब होता है दखल अंदाजी करना, किसी के मसले में टांग अड़ाना। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन माई रिसर्च रिलाई ऑन। रिलाई अपने साथ कौन सा प्रिपोजिशन लेता है, रिलाई अपने साथ प्रिपोजिशन ऑन लेता है, रिलाई अपने साथ एट नहीं लेता है। तो रिलाई ऑन फोन होगा, ना कि रिलाई एट फोन होता है। याद रखोगे, रिलाई, रिलाई का मतलब होता है निर्भर करना, रिलाई ऑन समथिंग होता है, रिलाई ऑन समथिंग होता है। तो यहाँ पे फोन पे निर्भर होने की बात हो रही है, तो रिलाई ऑन समथिंग, आप फोन पे निर्भर हो। याद रहेगा, याद रहेगा, रिलाई ऑन होता है, रिलाई एट नहीं होता है, रिलाई ऑन समथिंग होता है। सर्जिकल स्ट्राइक इज नॉट द ओनली सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम स्टैंडिंग एट फ्रंट ऑफ अस। एट फ्रंट ऑफ नहीं, इन फ्रंट ऑफ अस होता है। ये बहुत कॉमन फ्रेज है जो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को पता होगा। ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेते, 2022 MTS के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। बोर तो नहीं हो रहे, बोर तो नहीं हो रहे हो तो भी पेशेंस रखो, क्लास पूरी करनी है, पूरी करनी है। अगला क्वेश्चन है, वेन एवर ही इज ऑन ए हॉलीडे ही ट्रेवल्स बाई फूट। हा 2015 जब मेरे आए थे 12 नंबर, जब मेरे आए थे 12 नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 21 था, जहां पे मैं घर से पढ़ के गया था खूब। ऑन फुट होता है कि बाई फुट होता है, ऑन फुट होता है कि बाई फुट होता है, ऑन होता है फुट बाई फुट होता है। और ये किस में आया था, ये आया था फिलर्स में, ये आया था फिलर्स में। ऑप्शन में दोनों दिया था, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों दिया था। यहाँ तो मान लो स्पॉट दर के सेक्शन में आ गया, तो अगर ऑन दिया हुआ है तो आप क्या काम करोगे, बाई लगा दोगे, कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब जो है उसका इंटरचेंज इस्तेमाल कर लोगे। लेकिन यार भैया जब फिलर्स में आया है और आपने याद कर रखा है, खूब याद कर रखा है, फिर भी आपसे गलती हो जाएगी। तो ध्यान रखेंगे, जब पैदल चलने की बात हो तो बाई फुट नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, ऑन फुट लिखते हैं। ऑन फुट का मतलब होता है पैदल चलना, पैदल चलना, ध्यान रखिएगा। और मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी, 2016 में पेपर में फिर से आ गया। तब सोचो मुझे कितना मजा आया होगा। अगर उस वक्त फिर से कंफ्यूजन में गलत कर देता तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने का काम हो जाता। बहुत सही क्वेश्चन था यार ये, मतलब आपके एग्जाम में आई थिंक 7-8 बार पूछा जा चुका है कि ऑन फुट होता है या बाई बाई फुट होता है। 7-8 टाइम्स पूछा जा चुका है ऑलरेडी आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो क्या होता है, बाई फुट नहीं होता है या ऑन फुट होता है। अगला क्वेश्चन जरा देखना, इन्वेस्टिंग ऑन रियल एस्टेट। जब आप इन्वेस्ट करते हो ना तो इन्वेस्ट ऑन समवन हो सकता है, पर इन्वेस्ट इन समथिंग होता है। तो इन्वेस्ट ऑन रियल एस्टेट नहीं होगा, क्या होगा, इन्वेस्ट इन, किसी के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्ट अपने साथ जो है इन लेता है जब आप किसी चीज में इन्वेस्ट करते हो। अगला क्वेश्चन है, द सिटी टर्न्ड आउट टू बी ए वेरी डिफरेंट टू। ध्यान रखिएगा, डिफरेंट हमेशा, डिफरेंट हमेशा फ्रॉम लेता है अपने साथ। प्रिफर और प्रेफरेबल, ये दोनों अपने साथ टू लेते हैं। IOR अपने साथ हमेशा, जो एग्जेक्टिव्स IOR से एंड होता है वो अपने साथ क्या लेता है, वो अपने साथ टू लेता है। ये कुछ चीज़ें हैं जब आप ग्रामर पढ़ते हो, जब आप फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ते हो, जब आप फ्रेजल वर्ब पढ़ते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते हो, ये सब इतनी बार जो है एग्जाम्स में आए हैं कि इनको तो कंटिन्यूसली आपके जुबान पे होना चाहिए। तो डिफरेंट यहाँ पे क्या लेगा, टू नहीं लेगा। डिफरेंट अपने साथ क्या लेता है, डिफरेंट हमेशा फ्रॉम लेता है। ध्यान रखिएगा, डिफरेंट हमेशा अपने साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लेता है। ही ऑफन परसिस्ट, परसिस्ट मतलब होता है बने रहना, लगे रहना। परसिस्ट अपने साथ इन लेता है, ध्यान रखिए, परसिस्ट अपने साथ इन लेता है, जिसका मतलब होता है बने रहना, लगे रहना, बने रहना या लगे रहना। लगे रहना मतलब जैसे मैं कहूँ इस टाइम पे, इफ़ यू परसिस्ट इन योर स्टडीज़, अब अपने पढ़ाई में, अपनी उसमें जो है अगर परसिस्ट इन बने रहोगे, मतलब लगे रहोगे, लगातार लगे रहोगे, कंटिन्यूस लगे रहोगे, तो यू विल सक्सेस विद फ्लाइंग कलर्स। आप मतलब बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। किसमें आया था, 2022 सीजीएल मेंस में आया था, देखो ना, परसिस्ट। अब अगर मैं बात करूं तो, अगर मैं बात करूं 90 डेज वोकैब प्लानर पे, आप जाके उस किताब में चेक करना, परसिस्ट के साथ आपको इन देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। आप जाके देखना, उसमें आपको मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा। इसीलिए मैं बोलता हूं तीनों किताबों के बाहर कुछ नहीं आता है। द क्राउ हेल्ड बैक टू द पीस ऑफ ब्रेड विथ इट्स क्लॉज।
हेल्ड बैक करने का क्या मतलब होता है? जब आप होल्ड बैक करते हो तो किसी को रोक के रखते हो, पीछे रोक के रखते हो ना, यही मतलब हुआ ना। अभी तो पढ़ाया था कि हेल्ड बैक करने का क्या मतलब होता है, कि किसी चीज़ को पीछे रोक के रखना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? इसको मैं होमवर्क दे दूँ आपको, होमवर्क दे देता हूँ। इससे रिलेटेड सारे फ्रेजल मैंने पढ़ाए हैं, इससे रिलेटेड सारे फ्रेजल वर्ब पढ़ाए हैं। मैं इसको होमवर्क दे देता हूँ, नीचे कमेंट सेक्शन में करना। एक और मैंने दिया था इसके पहले वाली क्लास में आपको होमवर्क, किसी ने मेरे को जो है उसका जवाब नहीं दिया है, किसी ने मुझे उसका जवाब नहीं दिया है, तो मुझे कृपया जवाब भी दीजिए। अगर एक आध मैं होमवर्क में क्वेश्चन देता हूँ, अगर नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आप मेंशन करोगे तो मुझे अंदाज़ा लगेगा कि आप लोग मेहनत कर रहे हो। आप इतनी चालाकी मत दिखाओ यार कि आपको एक लाइक का बटन ना हिट हो। जो है टीचर यहाँ पसीने में मरा चला जा रहा है, मेहनत करके आपको पढ़ाना चाह रहा है। जो क्लासेस नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, पर जो बच्चे मेहनत से क्लासेस कर रहे हैं वो एक बार ये तो बताएं कि हाँ सर मैं कर रहा हूँ, ताकि टीचर जो रात को जाग जाग के मेहनत कर रहा है आपके लिए, जो कंटेंट छाट रहा है, वो रात तक जागे। वो 2 बच्चे हों, 4 बच्चे हों, 10 बच्चे हों, 10 लाख बच्चे हों, लेकिन पता तो चले ना कि हाँ कुछ बच्चे, कुछ ज़्यादा बच्चे या बहुत भीड़ है। लेकिन है, जब बहुत भीड़ नहीं होती तो कुछ बच्चों से ही टीचर्स, उनके कमेंट से, उनके लाइक से, उनके मैसेजेस से उनका जो जोश और उत्साह है वो बना रहता है कि कोई तो पढ़ रहा है। अगर किसी का कमेंट नहीं आएगा उनको तो लगेगा अरे यार मतलब कोई पढ़ाना ही नहीं चाहता। फिर बाद में नीचे मैसेज में लिख के आता है सर आप कोई सीरीज कंप्लीट नहीं करते हो। अरे हम सीरीज कंप्लीट करते हैं दादा, 2 सही, 4 सही, 10 सही। कल मैं देख रहा था कि पूरी वीडियो सही से चल रही है, मतलब उस पर बच्चे सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन का जो जवाब पूछा था उस क्वेश्चन का जवाब किसी बच्चे ने नीचे लिख के नहीं दिया था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी तरीके से मैं अभी हेड से रिलेटेड सारे फ्रेजल वर्ब आपको एक्सप्लेन करके आया हूँ। एक क्वेश्चन है जो मैंने आपको बोला है कि आप इसको मुझे बता दीजिएगा। अब अगर इसको भी अगर आप नहीं बताते हो तो मुझे लगेगा ये ऐसा ना कि पढ़ाई नहीं कर रहे हो या यहाँ तक पहुंच ही नहीं रहे हो, क्वेश्चन नंबर 49 तक आप पहुंच ही नहीं पाए हो। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। यू नीड टू साइन दीज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बाई इंक। देखो जब आप इंक से किसी चीज को साइन करते हो तो बाई इंक नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं? इन इंक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक क्वेश्चन आप जाओगे 90 डेज वोकैब प्लानर में लिखा होगा कि हम इंक के साथ इन का इस्तेमाल करते हैं, बाई का इस्तेमाल नहीं करते हैं, विथ का भी इस्तेमाल नहीं करते, इन इंक लिखते हैं। अगला है ही इज अफ्रेड। अफ्रेड अपने साथ फ्रॉम नहीं लेता है, अफ्रेड अपने साथ ऑफ लेता है। ही इज अफ्रेड ऑफ ऑल इंसेक्ट्स दैट क्रॉल। अफ्रेड अपने साथ क्या लेता है? अफ्रेड अपने साथ ऑफ लेता है। याद रहेगा। ये रहे आपके सारे के सारे 51-52 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो फ्रेजल वर्ब या प्रीपोजिशन से जो वीडियो आएगा वो वीडियो 4-5-6 दिन के बाद आएगा, क्योंकि इसके बाद मैं दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा और इसको मैं थोड़ा याद करने के लिए, इसको रिवीजन करने के लिए समय दूंगा। मैं वापस से आपको अपने पीडीएफ पे ले जाना चाहूंगा ताकि आप सही से पीडीएफ एक बार देख लो। ये रही आपकी पीडीएफ। इस पीडीएफ में सारे क्वेश्चन, उसके जवाब अच्छे से ऐड कर दिए गए हैं। आप सीधे सीधे इसको पढ़ के इसको रिवाइज कर सकते हो। ये जो वीडियो है वो 3 बजे हर रोज आपको डिलीवर हो रही है। और अगर मैं बात करूं जो टाइम है इस पीडीएफ का, ये पीडीएफ जो मैंने अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है वो 3:15 पे मैंने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ कि 3:15 में पीडीएफ, और ये जो क्लास है इसकी एनोटेशन पीडीएफ और अलग से जो पीडीएफ है, दोनों पीडीएफ में एक साथ डलवाता हूँ। टेलीग्राम पे जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। एक बार प्रैक्टिस कीजिए, 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, तमीज से प्रैक्टिस कीजिए और इस सीरीज के एक एक लेक्चर को सही से देखिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना समय मिल पाए उतनी बार इसको अच्छे से देखिएगा। कोई डाउट रह जाए नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा। मैं आपको वादा कर रहा हूँ, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता दूँ इस सीट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जितनी मैं क्लासेस लेने वाला हूँ 31 जुलाई तक, इससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, एक आइडिया भी बाहर नहीं जाएगा। अगर आप सही से इनको तैयार कर पाए, एक एक शब्द अगर आप रट पाए, तो 50 में से 48 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। अगर आपने थोड़ी लापरवाही से भी सारी सीटें अगर पढ़ रखी है तो भी आपके 40 नंबर कहीं नहीं गए हैं। अगर आप क्लास ही छोड़ दोगे, सीटें नहीं पढ़ोगे, तो फिर गारंटी नहीं ले सकते। लेकिन मैं उन सभी बच्चों को अपील करना चाहता हूँ कि जो बच्चे इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो इसको पूरा करें, वरना छोड़ के भाग जाएं, उसको बीच से ही छोड़ के भाग जाएं, क्योंकि समय बर्बाद होगा। किसी और शिक्षक के साथ पढ़ाई करें जिससे आपका मन लगे, और जिसका मेरे साथ मन लग रहा है, जिसका भरोसा बन रहा हो कि हाँ सर कह रहे हैं तो इस बार इनके साथ पढ़ के देखते हैं कि मेरे 40 नंबर से ऊपर आते हैं कि नहीं आते हैं। और अगर नहीं आए तो सर की जो है पढ़ाई करवाने का ये जो काम है ना, ये बंद ही करवा देंगे। पब्लिकली बोल बोल के बंद करवा दूंगा कि सर आपने तो कहा था कि मेरे 40 नंबर नहीं आएंगे, तो आप बंद कर दोगे। हाँ जी बिल्कुल बंद कर दूंगा, लेकिन इसके लिए आप शिद्दत से एक बार 31 जुलाई तक मेरी सारी सीरीज अच्छे से पढ़ डालो। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और जम के पढ़ाई करते रहिए।